Success Mantra. We shape future. Hello everyone, I am Shashank Sachi and welcome you all at Success Mantra. So this series is going to be the current affairs first episode और इस एपिसोड पे हम लोग कवर करने वाले जून एंड जुलाई का करंट अफेयर्स, राइट? तो इस सीरीज में बेसिकली वी हैव एडेड सम टॉपिक्स लाइक 17 to 18 टॉपिक्स. 18 टॉपिक्स वी हैव, 18 टॉपिक है हमारे पास इन टोटल, राइट? तो ये टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे डेली करंट अफेयर्स हम कवर करते हैं, द हिंदू भी पढ़ते हैं, बट उसके एस्पेक्ट में सम टॉपिक्स आर लाइक कि उनके लिंक्स छूट जाते हैं, राइट? डेली पढ़ने पे लिंक्स छूट जाते हैं. एक जगह लाइक कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है टॉपिक्स का, एक जगह क्लब नहीं हो पाते हैं टॉपिक्स. एंड टू बी प्रिसाइज दिस इज माय नोट्स. आप लोग अपने साथ एक प्रिंट ले सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, पीडीएफ मिल जाएगा आपको मैक्स टू मैक्स मंडे तक, और उसमें आप डायरेक्टली प्रिंट आउट निकाल के जो मैं इसमें एडिशन करूंगा यू कैन जस्ट एड इट ऑन, राइट? तो चलिए, दैट इज अनदर थिंग. तो ये 18 टॉपिक्स हैं जिसपे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आज. एक लॉन्ग लेंथ डिस्कशन होगा. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज जून जुलाई के बीच में. देखिए, क्योंकि जून जुलाई इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक बफर के लिए, फॉर अ सिक्योरिटी पर्पस. एंड वन मोर थिंग दैट आई वांट टू ऐड, जो लोग डेली न्यूज फॉलो कर रहे हैं, एटलीस्ट द हिंदू फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए भी ये सारे टॉपिक्स फाउंडेशन बेस की तरह काम करेंगे. फाउंडेशन बेस. इफ यू हैव अ कंप्लीट ग्रास्प ओवर दीज टॉपिक्स, आपके लिए कुछ नहीं है. सितंबर का न्यूज नेटो न्यूज में था सर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में है, ब्रिक्स न्यूज में है, G7, G20, जी शेरपा, ये सब चीजें न्यूज में चल रही हैं. I2U2, CPEC, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, एवरीथिंग इज इन न्यूज. बट उसका बेस कहाँ है? क्वेश्चन एक बार पीछे चला जाएगा क्लैट, फिर बोलेगा अरे ये तो वहां से पूछ दिया, ये तो पढ़ा ही नहीं था अगस्त में. तो ये कंफ्यूजन्स क्रिएट होती हैं तब. तो इन कंफ्यूजन्स के बीच में नहीं रहना है. क्यों रहना है कंफ्यूजन्स के बीच में? तो एक बफर तैयार किया है हम लोगों ने फ्रॉम जून टू जुलाई, राइट? जून जुलाई का करंट अफेयर्स से करेंगे हम लोग. जून जुलाई करंट अफेयर्स स्टूडेंट्स उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं उनको, बट एक ना बॉर्डर बना लीजिए कि सर जून जुलाई का इतने टॉपिक्स पे हमारे पास कमांड होना चाहिए. देन वी विल प्रोसीड ऑन अगस्त एंड लेटर ऑन. जो सेकेंड एपिसोड आएगा उसमें आपको अगस्त के बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे, सितंबर का एपिसोड आएगा, अक्टूबर का एपिसोड आएगा एंड नवंबर का भी एपिसोड आएगा, राइट? तो चलिए लेट्स स्टार्ट. एक बार टॉपिक का इंट्रो कर लेते हैं थोड़ा सा. फर्स्ट, इट इज अबाउट द नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. बहुत अच्छे से नोट्स में लिखा है कि सर क्यों हुआ था, व्हाई, इन न्यूज, इमेजेस, डायग्राम्स, एवरीथिंग इज हियर. तो एक बार प्रिंट आउट ले लीजिएगा हाथ में और फिर देखिएगा वीडियो, मजे आएंगे. सेकेंड इज द WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. थर्ड इज रिगार्डिंग द ब्रिक्स. फोर्थ इज G7 समिट. फिफ्थ इज बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल. बहुत इंपॉर्टेंट है बे ऑफ बंगाल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है बे ऑफ बंगाल? बिकॉज बांग्लादेश, शेख हसीना, सितंबर कनेक्शन मिल गया. ये फाउंडेशन था, दिस वाज द फाउंडेशन. अगर आपको बिम्स्टेक ही नहीं पता है तो आप शेख हसीना के बारे में पढ़ के क्या कर लोगे, राइट? उसमें ट्रीटीज रहेगा, बहुत सारी ट्रीटीज हैं, रिवर ट्रीटीज हैं, राइट? उसमें ट्रीटीज की बात की गई है, गंगा के बारे में बात होगी, पद्मा, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड इन अगस्त, एंड दिस इज द फाउंडेशन बेस फॉर यू, राइट? तो इसके बाद आते हैं सिक्स्थ पे. इट इज रिगार्डिंग द बिम्स्टेक. इंपॉर्टेंट है, पता चल गया क्यों इंपॉर्टेंट है. शेख हसीना, राइट? सिक्स्थ टॉपिक, 50 years ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के 50 साल पूरे हुए, राइट? तो वो पढ़ना इंपॉर्टेंट है. I2U2, इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड USA. इंटरनेशनल रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. MEA दौरे पे है, जयशंकर प्रसाद वैसे भी बहुत घूम रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हमारे. अभी G20 शेरपा, अगले साल इंडिया G20 हेड करेगा. तो I2U2 वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. एंड टू बी प्रिसाइज, इस बार तो यूपीएससी ने भी I2U2 पे क्वेश्चन पूछ दिया, आप तो पढ़ ही लीजिए एटलीस्ट. उसके बाद आता है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. पाकिस्तान चाइना भाई भाई चल रहा है, पहले इंडिया चीनी भाई भाई होता था, अब तो पाकिस्तान के साथ इनके अच्छे रिलेशंस है. और चाइना, अगर आपको CPEC की अच्छी नॉलेज होगी तो हाउ कैन यू कनेक्ट विद द अगस्त? कैसे कनेक्ट करेंगे अगस्त में? अगर CPEC पे अच्छी ग्रास्प है, लेट मी टेल यू, CPEC पे अच्छी ग्रास्प है तो नैन्सी पेलोसी जी को अच्छे से पढ़ पाएंगे आप. नैन्सी पेलोसी यूएस डिप्लोमेट जो कि आई थी ताइवान, राइट? और इनके आने का मतलब है श्रीलंका का हम्बन टोटा, ईरान का चाबहार एंड एवरी सच थिंग्स, राइट? I2U2 का पता चल गया क्यों पढ़ना है, CPEC पता चल गया.
नेक्स्ट इज अबाउट द जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत प्यारा सा टॉपिक है रिगार्डिंग द उड़ीसा हाईकोर्ट। बट व्हेन वी टॉक अबाउट और व्हेन वी से अबाउट जुडिशियरी, आपके माइंड में 2-3 जजेस के नाम ऐसे ही दौड़ जाने चाहिए। फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जस्टिस एन.वी. रमना याद आ जाने चाहिए, एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 48 चीफ जस्टिस, 49 चीफ जस्टिस, जस्टिस यू ललित, 50th चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ एंड जस्टिस नगरहट्टा, फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस जो होंगी 2026-27। बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे अगस्त के सीरीज में, बेस यहां पर है। 10th इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, द्रौपदी मुर्मू किस ट्राइब से हैं, क्या इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है, व्हाट इज दिस सेकेंडर सर, व्हाट इज दिस इलेक्टर्स, राइट, व्हाट इज दिस सेकेंडर्स, प्रपोजर्स, इलेक्टर्स, क्या है ये सब चीजें, सब डिस्कस करेंगे इसमें। और अगस्त में तो इनकी एक साथ वाला भी न्यूज में आ जाएंगे, व्हेन वी टॉक अबाउट द जगदीप धनकर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राइट, तो शी इज द फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। 11 is regarding the Namsai declaration. When we talk about the Northeast, Namsai declaration is important. CLAT 2021 का पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें पूछा गया directly they have asked about the LAC length. Namsai declaration is regarding the border. It is regarding the border dispute. तो आपके लिए डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है, नामसाई डिक्लेरेशन किस किस स्टेट के बीच में, व्हाट इज द बॉर्डर लेंथ, सच क्वेश्चंस। उसके बाद आता है PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पैसे लेके भागोगे, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है ईडी को इमेंस पावर दे दो। ईडी हर रोज न्यूज में है, राइट, कुछ भी करोगे ईडी आपके घर पे डोरबेल बजा देगा, यस आई एम हियर, ओपन द डोर प्लीज। तो वहां से PMLA आता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इस केस में एक्चुअली किस केस को ओवरटर्न किया गया, किसी ने नहीं पढ़ा, बस केस का नाम सबने पढ़ा होगा, बट किसको ओवरटर्न किया गया, क्या है ईडी, ये चीज किस बीमारी का नाम है ईडी, व्हाट इज दिस PMLA, व्हाट इज दिस फेमा एंड फेरा, राइट, फेमा एंड फेरा। 13 इज अबाउट द अमेंडमेंट्स टू द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, आजादी का अमृत महोत्सव सबने मनाया, उसके पीछे का बैकग्राउंड किसी ने नहीं देखा, राइट। अमेंडमेंट्स ऑफ द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में अमेंडमेंट किया गया, ये जो आप दिन रात झंडा फहरा के घूम रहे हो ना, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। अगर ये नहीं होता ना तो नेशनल ऑनर्स एक्ट के अंदर सब फाइन में पड़े होते, राइट। 14th is regarding the state emblem. Most debated topic on the internet is on the state emblem of India. बहुत सारी चीजें थी कि सर आपने तो शेर का रूप ही बदल दिया, आपने शेर का रूप ही बदल दिया। एंड आई टेल यू ऑल्सो कि कुछ दिन पहले ही, राइट, 2 days बिफोर फ्रॉम टुडे, और जब आप देख रहे होंगे ये वीडियो ऑन संडे, फ्राइडे और थर्सडे, आई टेल यू द नेम ऑफ द केस ऑल्सो, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है एम्बलम। इसमें एक बहुत लंबा चौड़ा केस भी है, आई टेल यू दैट केस ऑल्सो, राइट, एंड गिव मी द फ्रीडम ऑफ यूजिंग माई नोट्स, और आप लोग भी नोट्स बनाइए साथ में। 15 इज अबाउट द फील्ड्स मेडल, मैथमेटिक्स वाले पसंद लोगों के लिए फील्ड्स मेडल भी है इसमें। इंडिया इन यूनेस्को पैनल, यूनेस्को तो सर वैसे भी न्यूज में है अभी, 50 हेरिटेज, राइट, 50 हेरिटेज टेक्सटाइल्स को यूनेस्को ने किया ऐड। हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट द हिंदू एनालिसिस, उसमें हम लोगों ने कवर किया यूनेस्को, बेस यहाँ है, राइट। आशा वर्कर्स बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन वी टॉक अबाउट द WHO। तो WHO की बात ही क्यों करनी है सर, क्यों नहीं करनी है। आपने अगर WHO को नहीं पढ़ा तो आपकी प्रिपरेशन में थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो लैक है, बिकॉज आपने लंपी स्किन डिजीज नहीं पढ़ी, LSD नहीं पढ़ी, राइट, यू हैवंट स्टडीड द मंकी पॉक्स। और जब इतनी सारी चीजों की बात आती है तो WHO आराम से आ जाता है, और WHO से लिंक हो जाता है आशा वर्कर्स, क्योंकि इन्हें प्राइज दी गई। टूर ऑफ ड्यूटी, व्हाट इज दिस टूर ऑफ ड्यूटी, ये बहुत पुराना था, ये जो अग्निवीर का जो अभी कर रहे हैं ना सब, कि सर ये प्रॉब्लम सर ये प्रॉब्लम बहुत पुराना है, टूर ऑफ ड्यूटी। अब तो चलिए आर्मी जनरल ने ही कह दिया कि नहीं, वी विल डू द रिक्रूटमेंट, ठीक है सर करिए, हमें तो पढ़ना पड़ेगा ना टूर ऑफ ड्यूटी। नेगेटिव पॉजिटिव इंपैक्ट से ऊपर उठिए, पॉलिटिक्स से ऊपर उठिए, कल्चर रिलीजन से ऊपर उठिए, और लॉ की प्रिपरेशन करिए, बिकॉज लॉ इन सब से ऊपर है, राइट। चलिए स्टार्ट करते अपना एनालिसिस। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक, नेटो, दिस इज द फर्स्ट टॉपिक, नेटो। ये नेटो के सारे फ्लैग्स है, नाइस। इंडिया तो मेंबर नहीं होगा ना नेटो का, राइट। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज नेटोज फुल फॉर्म। व्हाई इट इज इन न्यूज, बिकॉज नेटो की समिट हुई थी मैड्रिड स्पेन में, पोस्ट रशियन यूक्रेन वॉर। एमिड रशियन यूक्रेन वॉर, रशिया शांत नहीं होने वाला, क्रीमिया भी रशिया का एक रीजन है। कल रशिया ने कुछ कंट्रीज, कुछ पार्ट ऑफ द यूक्रेन को कैप्चर किया,
एंड नाउ दे आर ऑफ द टेबल, सर हमें बात करनी है। तो ये वही चीज हो गया, आप पछताओ तो होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। चलिए, तो नेटो की मीटिंग कहाँ हुई आपकी? मैड्रिड, स्पेन में, राइट। अबाउट नेटो, देखिए कभी भी आप क्लैट की प्रिपरेशन करते हैं, क्लैट आपको किस तरह से क्वेश्चन देता है, लेट मी टेल यू। क्लैट आपको किस तरह से क्वेश्चन देता है, दिस इज रिगार्डिंग द टुडेज एनालिसिस, देखिएगा जरूर, द हिंदू पे मिल जाएगा आपको। ये है क्लैट का पैटर्न। क्लैट, अभी क्लैट की बात करते हैं, आईलेट की भी कर लेंगे, उस पर भी बात कर लेंगे। बहुत सारी फालतू की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। रशिया यूक्रेन वॉर दे देगा बिकॉज यूक्रेन वांट टू ऐड विद द नेटो, इस तरह की बातें लिख देगा। अब क्वेश्चन आएगा आपके बारे में, समिट कहाँ हुई थी, समिट बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 रिगार्डिंग द नेटो। अब जिसने रिगार्डिंग नेटो नहीं पढ़ा, अगर आपने डायरेक्टली केवल समिट पढ़ लिया, बाकी सब चीजें छोड़ दी, तो बेटर है कि यू नीड अ लिटिल रिवीजन। इसलिए मॉक्स में मार्क्स भी कम आते हैं कभी कभी, ये सर ये टॉपिक ही पढ़ लिया था हमने। आईलेट कैसे पूछेगा? आईलेट आईलेट डायरेक्टली पूछेगा सर, नेटो के बारे में कोई सा भी एक इंफॉर्मेशन डाल देगा और पूछ लेगा कि बताइए ये क्या होता है। तो इन द एंड यू शुड बी अवेयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स, अगर नहीं अवेयरनेस है तो फिर नहीं है, राइट। चलिए नेटो पे स्टार्ट करते हैं। नेटो इस फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट थिंग यू शुड नो, ऑल्सो कॉल्ड नॉर्थ अटलांटिक अलायंस। जो नॉर्थ अटलांटिक नेशंस होते हैं उनके अलायंस है ये। इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल अलायंस ऑफ 30 मेंबर्स। जो नेटो के मेंबर्स होते हैं वो इस तरह से डिवाइड होते हैं, 30, 28 और 2। ये जो दो मेंबर हैं ये नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं, राइट। और नेटो के बारे में और भी कुछ देखेंगे इसमें, नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज नेक्स्ट रिगार्डिंग दिस नेटो? नेक्स्ट इज हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इनका हेडक्वार्टर है। लैंग्वेज कौन कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं? इंग्लिश और फ्रेंच, ये पता होना चाहिए। सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टॉलनबर्ग। लेट मी रिमाइंड यू, जब भी आप क्लैट देने जाएं, जब भी, तो आप एक काम करिएगा, नवंबर में सभी ऑर्गेनाइजेशंस के सेक्रेटरी जनरल को एक बार रिवाइज करके, क्योंकि देखिए कुछ अगर हम आज पढ़ रहे हैं, कोई एक महीने बाद चेंज हो गया, तो ऑब्वियसली वी विल डिस्कस इट, बट फॉर योर सेफर साइड आपको इनको पढ़ के जरूर जाना चाहिए। ये सब क्वेश्चंस ना अगर नेटो पे आता है तो एक क्वेश्चन इस पे पूछ देंगे, एक नंबर तो मिला हुआ है ना, लॉस नहीं करना है। 1 marks is equals to 1 NLU. Official language English and French. NATO was created by an objective of defense on 4th April 1949. This was the date of the creation of NATO. Right? अब नेटो जब पढ़ रहे हैं ना तो इसमें वॉर्सो भी आएगा, वॉर्सो आएगा तो कोल्ड वॉर आएगा, कोल्ड वॉर आएगा तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर आएगा, राइट। यूएसएसआर आएगा एंड 4 सितंबर की न्यूज भी आ जाएगी। चलिए देखते हैं, NATO's command structure is under the authority of the military committee, NATO's highest military chief of the defense of all 30 countries. अब जो नेटो के जो मेंबर होते हैं, जो भी नेटो के मेंबर होते हैं, वो ये हेड करेंगे उनको, राइट, ये हेड करेंगे। एंड मोस्ट रिसेंट मेंबर ऑफ नेटो कौन है? मॉन्टेनेग्रो, जो कि 2017 में बना, एंड नॉर्थ मैसेडोनिया जो कि 2020 में बना। ये दो याद रखने, यानी इससे पहले कितने थे? 28 और अब हो गए 30। 30 में भी 28 और 2 का रेशियो याद रखना है। नॉर्थ मैसेडोनिया एंड मॉन्टेनेग्रो, राइट। व्हाट इज द पर्पस ऑफ नेटो? देखो नेटो का पर्पस क्या होगा, कोई भी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन अगर बन रही है तो उसका पर्पस तो यही होगा कि सर इसका ना सिक्योरिटी, डिफेंस एंड ऑल, इन सब चीजें से हम कनेक्ट करेंगे इसको, राइट। अब एक नेटो का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 5 के बारे में आपको पता ही होना चाहिए। आर्टिकल 5 ऑफ नेटो क्या बोलता है कि ये मतलब एक बार इन्वोक हुआ है कि अगर कोई भी नेटो में 30 मेंबर है, राइट, 30 मेंबर है, इट इज लाइक अ फैमिली, और इसमें से किसी एक पर भी अटैक होता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम डिफेंस की आती है, तो नेटो कंसीडर कि ये पूरे 30 कंट्रीज पे ही प्रॉब्लम है एंड we need to tackle it, right? तो आर्टिकल 5 याद रखना, इट इज लाइक अ फैमिली। और आर्टिकल 5 अभी तक केवल एक बार इन्वोक हुआ है,
आर्टिकल 5 अभी तक एक बार इन्वोक हुआ है, कब? यूएस ने किया था 9/11 के टाइम पे, राइट? यूएस ने किया था 9/11 के टाइम पे। थोड़ा आपको मेरे साथ चलना होगा इसमें, तभी समझ में आएंगी चीजें, राइट? तो अगर आप लोगों ने मिस किया है टॉपिक, इट्स ओके, वी आर हियर टू हेल्प यू आउट, दैट्स व्हाई। एंड इफ यू एनी डाउट रिगार्डिंग दिस सेशन, you can easily mention the comment section and we are there to help you out. Article 5 has been invoked by the US in the wake of 9/11. Article 5 समझ में आ गया। फाउंडर्स कौन है? 12 फाउंडिंग मेंबर्स है, चाहे तो याद कर लीजिए, चाहे तो छोड़ दीजिए। इट्स कंप्लीटली अप टू यू, इट इज नॉट एनी कंपल्शन कि आपको याद करना ही है इन 12 फाउंडिंग मेंबर्स को। बट एक बार देख लीजिएगा, स्टोरी ऑफ नेटो एक्सपेंशन। देखिए, नेटो एक्सपेंशन की स्टोरी पे आने से पहले आई वांट टू डिस्कस समथिंग। देखिए, जब नेटो बन रहा था 1949 में, तो पास-पास एक काम और हो रहा था, बाइपोलर वर्ल्ड। ये 2 रख लीजिए, एक हो गया यूएसएसआर और एक हो गया यूएस। ये 2 बाइपोलर वर्ल्ड क्रिएट हो रहे हैं, 2 बिग पावर्स, राइट? एक यूएस और एक यूएसएसआर। यूएस बना रहा था नेटो, यूएसएसआर ने कहा कि ठीक है, बना लो, हम भी बनाएंगे यूएसएसआर का वार्सो। इसके उस टाइम पे 12 मेंबर्स थे, इसने बनाया वार्सो। वार्सो एक पैक्ट के थ्रू बना था, वार्सो पैक्ट, जो कि साइन हुई थी 1955 में, वार्सो पैक्ट, राइट? ये 2 चीजें याद रखनी है, जब भी नेटो की बात आती है तो वार्सो की बात आती है। एंड दिस वार्सो was disintegrated in 1991-1992. With the disintegration of USSR, it got ended in 1991-1992 because USSR भी बट गया सर, USSR भी बट गया। जैसे यूक्रेन आज का यूएसआर का ही पार्ट था, तो रशिया ही क्लेम कर रहा है कि सर इसकी मेरी कुछ टेरिटरी है। एथिकल पॉइंट से देखा जाए तो इट इज रॉन्ग, कि तो जैसा हो जाएगा ना कि कल होके कोई भी कंट्री बोलेगी दिस वाज माय कॉलोनी, आई वांट दैट पार्ट। बट ठीक है, दैट इज देयर स्ट्रैटेजी। तो व्लादिमीर पुतिन साहब की स्ट्रैटेजी है। डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर को याद रखना है, और डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर सितंबर से कैसे कनेक्ट होता है, लेट मी टेल यू। मिखाइल गोर्बाचेव was the man behind this disintegration of USSR, right? तो ये याद रखना, मिल गया कनेक्शन। बेसिक यहां था, बेस, दिस वाज द बेस। जून जुलाई को कनेक्ट कर लिया सितंबर से। ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें मिलेंगी बीच में हमें, जिसमें वी विल बी एबल टू कनेक्ट द टॉपिक्स, राइट? तो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के से ही वार्सो पैक्ट खत्म हुआ, और उसके बाद एकमात्र इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन बचा, वो है नेटो। एक इंटरपोल भी है आपका, जो इंडिया के सीबीएस में कनेक्ट होता है। अभी रिसेंटली एक ऑपरेशन गरुड़ चला था, गरुड़, ऑपरेशन गरुड़ पे भी बात करेंगे जब हम सितंबर पे आएंगे। देयर इज नथिंग टू वरी। तो नेटो की बात कर ली हम लोगों ने, नेटो की बात पूरी कर ली, वार्सो पैक्ट की बात कर ली। चलिए आते हैं वापस से अपनी स्क्रीन पे, लेट्स स्टार्ट। स्टोरी ऑफ नेटो एक्सपेंशन समझ गए कि वार्सो पैक्ट बना, वार्सो खत्म हुआ 1992 में, 991 992 का एक टाइम फ्रेम याद रखिए, विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। एंड वार्सो की जो कुछ कंट्रीज थी वो लोग नेटो ज्वाइन कर ली, एंड दिस वाज द रीजन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ नेटो। चलिए देखते हैं। तो सोवियत यूनियन रिस्पॉन्डेड टू नेटो बाय क्रिएटिंग इट्स ओन मिलिट्री अलायंस 7 अदर ईस्टर्न यूरोपियन कम्युनिटी स्टेट्स इन 1995। इनके 12 थे, उनके साथ थे, डब्ड विद द वार्सो पैक्ट, ये याद रखना है। और बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो कि सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद इसका नाटो का पार्ट बना, वो है पोलैंड, बल्गारिया, एस्टोनिया, लातविया, नाउ अदर्स भी बहुत सारे। इसमें एक यूक्रेन भी शामिल होना चाह रहा है, जिसको पुतिन साहब कह रहे हैं, अरे रुको भाई, कहाँ जा रहे हो नेटो में? क्योंकि नेटो, देखिए, अब नेटो में ज्वाइन करने का मतलब है आर्टिकल 5 इन्वोक करवाना। अगर नेटो यूक्रेन ज्वाइन कर लेता है, राइट, यूक्रेन ज्वाइन कर लेता है नेटो, और अगर रशिया उस पर अटैक करता है, इट मींस कि दैट इज अटैक ऑन द नेटो, राइट? नेटो के फोर्सेस आएंगे। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी है। आर्टिकल 5 को हम ना यूक्रेन से लिंक कर, यूके यूनाइटेड किंगडम और उत्तराखंड वाला नहीं है आपका ये, राइट? इट इज यूक्रेन। तो ये सारी कंट्रीज हैं, ज्वाइन करती हैं। मोस्ट रिसेंट मेंबर हम लोगों ने देख लिया, मॉन्टेनेग्रो और नॉर्थ मैसेडोनिया। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं डायरेक्टली, देयर इज नथिंग टू वरी। सर ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा भाई?
क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आ सकता है, न्यूज में है चीजें। चलिए नेक्स्ट आते हैं। इट इज अबाउट द नेटोज ओपन डोर पॉलिसी। आर्टिकल 10 जो है नेटो का, वो ओपन डोर पॉलिसी, यानी दो आर्टिकल याद होने चाहिए, एक है आर्टिकल 5 और एक है आर्टिकल 10। ये दो आर्टिकल बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। आर्टिकल 5 टॉक्स अबाउट वॉर, अटैक, अटैक कर लीजिए, इफ यू अटैक मी इट मीन्स अटैक ऑन नेटो। एंड 10 टॉक्स अबाउट द ओपन डोर पॉलिसी ऑफ नेटो, राइट। चाइना हैज बीन नेम्ड एज द, और हाँ इस बार पहली बार चाइना को नाम दिया गया। फॉर द फर्स्ट टाइम 4 इंडो पैसिफिक कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया ज्वाइंड अ नेटो समिट टू डीपन कोऑपरेशन एंड एड्रेस द ग्लोबल चैलेंजेस। लगता है इन्हें भी ज्वाइन करने का मन है। चलिए कोई बात नहीं, ज्वाइन करें ना करें, जापान पे तो वैसे भी मिलिट्री नहीं रख सकते अपनी, इनका आर्टिकल 9 इन्वोक हो जाता है। शिंजो एबी, राइट, इसको भी पढ़ेंगे, अगस्त में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में जाएंगे। अब नेटो में आई वांट टू ऐड सम इन्फॉर्मेशन, नेटो में आई वांट टू ऐड सम इन्फॉर्मेशन जस्ट लाइक दिस। यू कैन ऑल्सो ऐड की सर ये पीछे नेटो वाला पार्ट, आगे हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन ऐड कर लिया, वार्सो पैक्ट, और लिख सकते हैं कि सर ये कहाँ से लिंक हो रहा है। तो आपके लिए ही ये सेशन किया जा रहा है, तो थोड़ा सा आप भी मेहनत करिए साइड में, राइट। नेटो का जो 2022 का समिट था, इसके बाद 2023 की जो समिट है उसके बारे में बात करें। 2023 की जो समिट है वो है विल्नियस समिट, विल्नियस समिट, ये याद रखना है 2023। सेकंड थिंग दैट आई वांट टू ऐड कि क्लैट के पर्सपेक्टिव से नेटो जो फॉर्म हुआ था, आपको नेटो जो फॉर्म हुआ था वो हुआ था ट्रूमैन डॉक्ट्रिन से। सर ये है कि आखिर किस दवाई का नाम है ये ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, और क्यों पढ़ना है? क्लैट 2021 अगेन उन्होंने प्रोटोकॉल्स पूछे हैं, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन याद रखिएगा, दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ नेटो। देखिए ट्रूमैन डॉक्ट्रिन यही बोलता है कि जितने भी वॉर्स वगैरह है तो इनको टैकल करने के लिए या फिर डिफेंस सिक्योरिटी के पर्पज से एक डॉक्ट्रिन बनाएगी, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, वो वहीं से नाम डिराइव होता है। और ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये तो याद रहेगा आई गेस, इसको यहीं पे छोड़ते हैं, आते हैं अभी से स्क्रीन पे कि एक चीज है यहाँ पर डेट आई वांट टू ऐड, कि ये देखिए, एंड फॉरगिव मी फॉर माय ड्राइंग, लेट्स डिवाइड दिस, राइट, दिस इज इक्वेटर 0 डिग्री, राइट, दिस इज ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न। तो इससे ऊपर जितनी भी कंट्रीज हैं वो मोस्टली नेटो का पार्ट, नीचे नहीं आता है। तो याद रखना है कि ओनली कंट्रीज अबव द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये चीज याद रखनी है। इट इज नथिंग टू, उसमें कोई ऐड करने की जरूरी नहीं है, बस आपको ट्रूमैन डॉक्ट्रिन और विल्नियस समिट याद रखना है, राइट। और हेडक्वार्टर ऑफ एलाइड कोऑपरेशन मॉन्स बेल्जियम में, जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि नेटो का हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। यहाँ पर आपको क्या करना है, एक टर्म और ऐड करना है कि सर एलीड कॉर्पोरेशन का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ पर है, मॉन्स बेल्जियम, मॉन्स में, राइट, एक मॉन्स में है और एक ब्रुसेल्स में, तो ये याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट न्यूज? माय बैड, आई एम जस्ट हैबिचुअल ऑफ सेइंग न्यूज बिकॉज ऑफ दैट द हिंदू एनालिसिस, राइट। देखिएगा द हिंदू एनालिसिस भी, और कमेंट करिएगा इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी सेशन, राइट। चलिए आते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे। तो क्यों न्यूज में था सर ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज इन न्यूज बिकॉज 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, राइट। 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई, WTO की 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें थोड़ा हम जानेंगे एक्चुअली कि कुछ चीजें हैं, मोदी जी ने एक जेनेवा पैकेज की भी बात की है यहाँ पर, जेनेवा पैकेज, उसके बारे में बात करेंगे। व्हाट इज दिस जेनेवा पैकेज थिंग, माराकेश एग्रीमेंट, क्लैट ने क्वेश्चन के ऊपर। तो ये टॉप जो मिनिस्टर्स होते हैं उनकी मीटिंग हुई, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस मीटिंग, एंड दिस इज रिगार्डिंग वी हैव टू स्टडी इट। ये सुंदर सा इनका लोगो WTO का देख लीजिए। चलिए लोगो हटाते, अब आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखते हैं। एंड मैंने आपको पर्पस बता दिया है, व्हाई वी आर रीडिंग करंट न्यूज में क्या है और उसका पर्पस, सिंपल, इतना छोटा सा काम है। फिर तो क्लैट तो ऐसे हो जाएगा चुटकियों में, यार चुटकी बजाई क्लैट निकल गया, राइट। वैसे ही टाइम निकलेगा क्लैट का, चुटकी बजाई टाइम दिसंबर देखा, अक्टूबर आ गया, अगस्त में इनका आया था, अगस्त में। अभी हम सितंबर में, खुद की तैयारी एनालाइज करिए कि कितना रिवाइज कर रहे हैं आप और कितना पढ़ रहे हैं डेली, बिकॉज
पढ़ना लाइक पढ़ने को तो आप मुझे भी दे दो, मैं 1 साल में खत्म कर दूँ, बहुत सारी चीज़ें। बट क्या आप रिटेन कर पा रहे हैं उन चीज़ों को? आर यू एबल टू जस्ट रियलाइज़ काम क्या करना है आपको? मैं इसमें आपको हेल्प करूँगा। जस्ट आप डायरेक्टली प्रिंट आउट निकाल लीजिए इसका, राइट? जो टॉपिक्स ऐड हो रहे हैं या जो इन्फॉर्मेशन ऐड हो रही है उनको वहीं पे नोट डाउन करिए। जस्ट जॉट डाउन दैट वेरी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन देयर। और कहीं भी ट्रैवल करते हैं, इफ यू आर फ्रॉम दिल्ली और एनी मेट्रो सिटी, मेट्रो में ट्रैवल करें, जस्ट कीप दिस विद यू। साथ रखना एकदम, एकदम लाइस लेके यही है ज़िंदगी, तुम ही हो बंधु, तुम ही सखाओ, एवरीथिंग इज़ ही। ठीक है? इसको रखना है साथ में और उसके बाद रिवीजन करते हैं। चलिए, डब्ल्यूटीओ पे आते हैं। ये एक इकलौता इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ट्रेड से डील करता है। 1995 में फाउंड हुआ था डब्ल्यूटीओ के नाम से। इससे पहले इसका नाम था गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड्स एंड ट्रेड। ये नरसिम्हा राव की जो गवर्नमेंट थी ना, 1991-92 की इकोनॉमिक रिसेशन के बाद, जिस टाइम पे हम लोगों ने कौन सी पॉलिसी लाई थी? एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उसी के टाइम पे हुआ और इंडिया इसका मेंबर भी बना। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इससे पहले था गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। और जो गैट बना था आपको 1948 में बना था। बस ऐसे ही वहां पर भी ऐड करना है आपको पीडीएफ के साथ, गैट 1948, ये उसका नया है। 164 मेंबर्स हैं टोटल, और डिफरेंट पेन्स का यूज करिए, आपको ही प्रॉफिट होगा। 164 मेंबर्स हैं टोटल। कितने मेंबर्स हैं? 164। और कंसेंसस से डिसीजन होता है और कोई भी मेंबर वीटो एक्सरसाइज कर सकता है। यहां पर आपको क्वेश्चन आएगा, यहां पर इफ दे वांट दे कैन फ्रेम अ क्वेश्चन, इफ दे डोंट वांट योर सिलेक्शन, तभी वो ये क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। क्या सभी के पास वीटो होता है? आपके माइंड में क्लिक करेगा, अरे नहीं, वीटो तो जापान, फ्रांस, रशिया, यूएस, यूके ऐसे के पास होता है, सबके पास कैसे हो जाएगा? यहाँ पर सबके पास है, बिकॉज इट इज रिगार्डिंग द ट्रेड। और मोनोपोली हो जाएगी अगर सबके पास नहीं दोगे तो, राइट? चाइना कहेगा सर मेरा ही चलने दो, उसको वो कहेगा उसका चलने दो। दिस इज योर गैट, इट्स सक्सेसर इज गैट, ये लिखा ही है यहाँ पर, नथिंग टू वरी। हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड, राइट? नथिंग टू लाइक, उसमें कुछ करने ही नहीं है। दिस इज द ऑफिशियल लैंग्वेज। द ऑफिशियल लैंग्वेज, जस्ट डिलीट दिस जर्मन। आपको इनके ऑफिशियल साइट्स पे ये नहीं मिलेगा जर्मन है। तो इंग्लिश, फ्रेंच एंड स्पेनिश, इंग्लिश, फ्रेंच एंड स्पेनिश आर द ऑफिशियल लैंग्वेज, राइट? इंग्लिश, फ्रेंच एंड स्पेनिश। डायरेक्टर जनरल नगोजी ओकोंजो इवेला। एक बार फिर से नाम जाने से पहले एक बार सभी के डायरेक्टर जनरल देख लीजिएगा, जब नवंबर में रिवीजन करिएगा तो एक बार देख लीजिएगा। एंड यूज दिस दिवाली एंड फेस्टिवल्स विद योर प्रिपरेशन। There's nothing Diwali, nothing holy for a student who was preparing for any entrance examination, right? तो दिवाली होली मनाइए, अच्छा होगा ना, कितना बढ़िया लगेगा अगर आप एनएलयू चले जाएंगे, किसी अच्छे लॉ कॉलेज में चले जाएंगे, तो घर पे फोन करके बोलेंगे इस बार नहीं आ सकते, और मना रहे हो दोस्तों के साथ होली दिवाली है। दिल्ली में तो ऑब्वियसली स्टूडेंट नहीं जाना चाहते, क्योंकि भाई कनॉट पैलेस जाएंगे, इंडिया गेट घूमेंगे दिवाली के दिन, कहाँ जाएं घर पे पटाखे फोड़। दिल्ली में पॉल्यूशन हो जाता है उस टाइम पे, बाय द वे। चलिए आते हैं, 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ, इसको MC12 बोला जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सब कुछ जान लिया इनके बारे में। और इनमें ना एक पैकेज साइन हुआ, जिनेवा पैकेज का, नोट्स जरूर से बनाइएगा। बताएंगे जिनेवा पैकेज क्या होता है अभी। 2013 में बाली मिनिस्ट्रियल मीट हुआ, WTO फर्स्ट ट्रेड डील ऑन स्पेस क्लॉज ऑन पब्लिक स्टॉक होल्डिंग, फूड सिक्योरिटी एंड ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट, ये 2013 की बात है। तो सर अभी की क्या बात है, ये जेनेवा पैकेज है क्या, ये किस खेत की मूली का नाम है, राइट? तो सब जानेंगे। बट इसमें जेनेवा पैकेज तक पहुंचने से पहले आई वांट टू ऐड, जैसे नेटो का जो था, नेटो की भी ट्रूमैन डॉक्ट्रिन से बनी है, तो WTO भी एक एग्रीमेंट से बना है, तो उसको अच्छे से पढ़ेंगे पहले। चलिए आते हैं WTO, ये तो हमारा नेटो, नॉर्थ अमेरिकन। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या करेंगे आप, WTO के पेज के पीछे डालेंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पीछे। सबसे पहला इंफॉर्मेशन तो आपको ये पता होना चाहिए, ये गैट के रिगार्डिंग है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। चलिए ये आया। अब जो गैट है, ये जो गैट है एंड दिस WTO, इधर अब चलिए गैट तो खत्म ही हो गया, WTO बचा। WTO एक एग्रीमेंट से बना था जिसका नाम है माराखीश एग्रीमेंट, राइट? ये एग्रीमेंट याद रखिए, माराखीश एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट हुआ था 1994 में, राइट? देयर इज नथिंग टू वरी हियर,
माराकीस एग्रीमेंट। चलिए वापस एक एक राउंड हुई थी इस टाइम पे। ये राउंड ना एक बार आपको क्लैट ने पूछा था, दैट्स व्हाई आई हैव एडेड हियर कि भाई एक क्लैट ने पूछा है, तो दीज आर नोट्स, तो ऐसे ही ऐड कर लीजिए, में लिख लीजिएगा प्लस पॉइंट में। एक राउंड हुई थी जिसे हम कहते हैं उरुग्वे राउंड। उरुग्वे राउंड ये क्लैट ने पूछा है, फिर से पूछ सकते हैं, देयर इज नथिंग टू वरी। 1986 से 1994 तक ये राउंड चली और इससे बनता है आपका WTO, इससे बनता है आपका WTO, राइट। एक तो मराकीश एग्रीमेंट और दूसरा उरुग्वे राउंड, WTO और गैट से रिलेट करता है, राइट। तो इसमें इतना सफिशिएंट है, देयर इज नथिंग टू ऐड ऑन हियर, WTO, मराकीश एंड उरुग्वे। नाउ वी कम टू द जेनेवा पैकेज, तो लिखते जाइएगा, राइट। तो जेनेवा पैकेज, ब्लू पेन से स्टार्ट। जेनेवा पैकेज, ये जेनेवा पैकेज बहुत इजी में डिसाइड करेंगे। आपने अगर गूगल किया हुआ इसको अभी तक, तो बहुत छोटे में बताया गया है कि, या फिर नहीं समझ में आएगा इसी हिसाब से बताया गया। समझवाने के लिए हम लोग हैं ही यहाँ पर, वरी क्यों करना है, राइट। जेनेवा पैकेज में एक्चुअली 4 चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे लिख रहे हैं वैसे ही लिखिएगा, ताकि आपकी ना एक क्लैरिटी बनी रहेगी। इसमें एक बात की गई, टेम्पररी वेवर ऑन कोविड पैकेज, टेम्पररी वेवर ऑन कोविड-19 पैकेज। तो ये क्या है, ये टेम्पररी वेवर ऑन कोविड-19 पैकेज, ये हेडलाइन है, राइट। टेम्पररी वेवर ऑन कोविड-19 पैकेज ये बोलता है कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं, जो होता है नहीं कि बहुत लोग कि मैं प्रॉब्लम दिखाने की फायदा उठाना शुरू कर, वही सारी कंट्रीज हैं। कोविड-19 के टाइम पे इन्होंने कहा कि सर ये तो चीजें में हमारी आईपी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वैक्सीन पे, तो वैक्सीन पे पेटेंट है, इनका आईपी कह लीजिए या फिर पेटेंट कह लीजिए, आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे लॉ स्कूल में। अब जब पेटेंट मिल जाता है किसी को, तो वो नहीं चाहता है कि भाई कोई और ले, और पेटेंट पे तो उसका राइट हो जाता है, पैसे दो ले जाओ, कोई टेंशन नहीं, ले जाओ, आई डोंट केयर, पैसे दो ले। भाई कोविड-19 पैकेज, इतना प्रॉब्लम चल रहा है, तुम पैसे मांग रहे हो। तो इस पे ना द हिंदू में एक आर्टिकल आया था, द हिंदू में एक आर्टिकल आया, जिसमें कहा गया था, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बारे में बात की गई थी, उन्होंने कहा था कि ये हटाइए पेटेंट वाला। इसकी मिनिस्ट्रियल जो मीटिंग हुई, तो उसमें फाइनली फाइनली ये डिसाइड किया गया कि ये पैकेज वेवर होगा 5 इयर्स के लिए, ये याद रखना, 5 इयर्स के लिए वेवर हो गया। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग इन दिस मिनिस्ट्रियल मीट, जेनेवा पैकेज में। सेकेंड टॉपिक है आपका जेनेवा पैकेज में, वो है अ मोराटोरियम ऑन ई कॉमर्स ट्रेड, मोराटोरियम ऑन ई कॉमर्स ट्रेड, जो भी ई कॉमर्स होता है उनके ट्रेड पे भी सर कुछ लगाम लगाइए, ठीक है। थर्ड इज रिगार्डिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसपे पूरा वर्ल्ड प्रॉब्लम में है, फूड सिक्योरिटी को मैं आपको वीट से कनेक्ट करके दिखाऊंगा। फूड सिक्योरिटी, जो यूके यूएस इसमें जो फूड सिक्योरिटी इशू आई है यूरोपियन कंट्रीज में, और इंडिया में भी प्रॉब्लम है ही, हमारे पास ने एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया है कुछ ग्रेन्स का, या फिर कह लीजिए शुगर का, वो इसी के रिगार्डिंग। तो उन्होंने कहा कि सर फूड सिक्योरिटी का इशू है, तो कंट्रीज को बोलो कि ये ना करें। फूड सिक्योरिटी की जब बात आती है, तो आप इस टॉपिक को लिंक करेंगे रशिया यूक्रेन का मिरर एग्रीमेंट। नाउ आपका एक में असाइनमेंट है, ऐसे ही थोड़ा ना बैठे रहना है, बैठ के सुन रहे हो सर, वो भागवत कथा नहीं चल रही है, राइट। रशिया यूक्रेन का जो मिरर एग्रीमेंट है, उसमें एक थर्ड कंट्री था, थर्ड कंट्री था, वो कौन था, राइट। थर्ड कंट्री कौन सी कंट्री थी, और रशिया यूक्रेन का मिरर जो एग्रीमेंट हुआ है, दिस एग्रीमेंट इज रिगार्डिंग द वीट, क्योंकि ये लार्जेस्ट सप्लायर है सर,
कहा कि देखो यार करो, ऐसे तुम्हारी लड़ाई में तो पूरे तुम वर्ल्ड का सत्यानाश कर दोगे। उन्होंने कहा ठीक है, एक थर्ड कंट्री आई, उसने नेगोशिएशन किया दोनों के बीच में, एंड दे फाइनली डिसाइडेड, हाँ वी विल डू एन एग्रीमेंट दैट इज कॉल्ड मिरर एग्रीमेंट। तो ये आपका लिंक था यहाँ पे, तो उस लिंक को फॉलो करना है रिलीजियसली। नाउ दिस इज द फोर्थ एंड लास्ट थिंग इन द पैकेज। इट इज अबाउट सेट लिमिट ऑन द हार्मफुल फिशिंग सब्सिडियरीज। लिमिट ऑन हार्मफुल फिशिंग सब्सिडियरीज। जो फिशिंग होती है उसमें हार्मफुल जो सब्सिडरीज है उन पे लिमिट लगाइए, और ये लिमिट लगाया गया है 4 ईयर के लिए। दिस इज ऑल जेनेवा पैकेज। एक बार इसको अच्छे से देखिए, बहुत ही अच्छे से देखिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग दिस WTO मराकीश एग्रीमेंट। बोल लीजिए गैट, बोल लीजिए 1948, बोल दीजिए 1994, बोल दीजिए इंडिया का जो उस समय LPG पॉलिसीज थी उसको याद कर लीजिए, नरसिम्हा राव, मिरर एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूक्रेन, राइट, सब चीज देख लिया सर, पेटेंट तक देखा, वीट देखा, हर कुछ देखा, कुछ नहीं बचा अब WTO में। इसको अच्छे से देखिए, एंड वी विल जस्ट चेंज दिस स्लाइड स्क्रीनशॉट। आई विल रिकमेंड यू स्क्रीनशॉट नहीं लीजिए, जब इतना मेहनत से हम लोग भी लिख रहे हैं तो आप भी एक ऐसी पेज पे नीचे लिख लीजिए इस तरह से डिटेल, तो आपको एक अच्छा आइडिया हो जाएगा रिगार्डिंग दिस टॉपिक, और आप ट्रिप नहीं करोगे एग्जामिनेशन टाइम पे, राइट। एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं थर्ड टॉपिक। व्हाट इज द थर्ड टॉपिक फॉर अस? क्या है साहब थर्ड टॉपिक? जेनेवा पैकेज ये पूरा कवर हो गया, गैट, स्विट्जरलैंड, जेनेवा, ये जर्मन हटा देना है आपको, ये आई एम अगेन टेलिंग यू, ये जर्मन हटा दीजिएगा, इंग्लिश, फ्रेंच एंड स्पेनिश, दीज आर दी ओनली 3 लैंग्वेजेस। ये ना जनरली इतने ही लैंग्वेजेस होते हैं, और इसका रीजन यही है, वर्ल्ड कंट्रीज सुपर पावर थी सर उसी टाइम पे जितने भी, एक आई हैड अ डाउट वन डे कि किसी बच्चे ने पूछा था कि सर एग्जैक्टली ये इतनी लैंग्वेजेस क्यों होते हैं, मैंडरिन हो गया, चाइनीज भी लैंग्वेज कहीं कहीं पे आता है, और लैंग्वेजेस क्यों नहीं होते, हिंदी क्यों नहीं होती? क्या बात है, क्यों होना चाहिए, बट एक बात आप सोच के देखिए, जितने भी मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस 1950 से लेकर के 2000 तक, इस टाइम पे ग्रास किसका था? इंग्लिश का, चाइना का। इंडिया उस टाइम पे डेवलपिंग था, अभी भी हम लोगों ने खुद को डेवलपिंग नेशन कहा है, वी कॉल आवरसेल्फ अ डेवलपिंग नेशन, राइट। चलिए ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज रिगार्डिंग द ब्रिक्स। ईटा पत्थर ये वो वाली ब्रिक्स नहीं है, राइट, ये वो वाली ब्रिक्स नहीं है, इट इज अबाउट द ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो चलिए ब्रिक्स को अच्छे से देखेंगे, और इसमें क्या क्या कहानी है सबको डिटेल में। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई हैव ट्राइड टू इंक्लूडेड इन द ब्रिक्स दिस टॉपिक ओनली। ये देखिए, ये सारे हैं, ये जैर बोल्सोनारो है हमारे साथ, पुतिन साहब भी हैं, जिनपिंग साहब भी हैं, मोदी जी भी हैं। मोदी जी का होल्ड अच्छा रहता है, ये देखना होगा, राइट। मोदी जी है, और सिरिल रामाफोसा भी है, साउथ अफ्रीका वाले, सबको ही है। यानी मैंने यहाँ पर आपको एक इन्फॉर्मेशन दी है, देखिएगा लास्ट में कैसे ये इन्फॉर्मेशन दी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक ऑल्सो। फर्स्ट इट इज अबाउट द ब्रिक्स। ब्रिक्स की 14th समिट हुई है, 14th समिट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन एंटर्स हियर। 14th समिट ऑफ ब्रिक्स कब हुई? जून में हुई, जून में हुई, जुलाई में हुई, क्या मतलब हो गई। थीम क्या था ब्रिक्स समिट का? फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप अशर इन अ न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। हाई क्वालिटी ब्रिक्स होना चाहिए, ग्लोबल डेवलपमेंट हमारा फोकस होगा। दिस इज रिगार्डिंग द ब्रिक्स, ये है ब्रिक्स नामी चीज, इसको आप लोग को पढ़ना है, दिस इज थीम। ये तो हो गई इस पर्टिकुलर ये जो सेशन हुआ इनका, ब्रिक्स समिट हुई 14 समिट, उसके रिगार्डिंग बातें। नाउ द थिंग अराइजेस कि सर ये ब्रिक्स है क्या? व्हाट इज दिस ब्रिक्स? व्हाट दिस ब्रिक्स टॉक्स अबाउट? ये जूते देखिए कितने साइन कर रहे हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, ब्रिक्स बिलोंग्स टू टुगेदर 5 मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज। 5 मेजर इकोनॉमीज का एक ग्रुप है ब्रिक्स। कौन कौन सा? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका लेटर ऑन ज्वाइन करता है, पहले तो ब्रिक ही था, तो बात करेंगे उस पर भी हम आएंगे। हेडक्वार्टर कहाँ है? शंघाई। चाइना वाले को देखो, मेरे यहाँ हमको सब आता है, मेरे यहाँ भेज दो। हेडक्वार्टर शंघाई। नोशन क्या था ब्रिक्स का? What was the aim behind the BRICS? फेवरेट क्वेश्चन हो सकता है एलिट का।
यहीं से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आईलेट उठाता है। और ये लोग कहते हैं कि फिर पेपर टफ हो जाता है। पेपर तो यहीं से था, बस हम लोगों ने मिस कर दिया टॉपिक, पढ़ा ही नहीं, क्या करेंगे जान के। The notion behind the coinage of BRICS was the nation's economies would cooperate, would come to collectively dominate a global growth by 2050। इन्होंने कहा कि हम 5 भाई आपस में आएंगे, हम ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे और टारगेट रखा 2050 का। अब 2-3 कंट्रीज है जो चाह रही हैं कि भाई मुझे भी ले लो, मुझे भी ले लो। ईरान, अब अर्जेंटीना, इन्होंने कहा है कि ब्रिक्स ज्वाइन करना है हमें भी। दिस कुड बी द फर्स्ट एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिक्स आफ्टर साउथ अफ्रीका वाज इंक्लूडेड इन 2010। 2010 में साउथ अफ्रीका को ऐड किया गया था ब्रिक्स में। तो मिल गया हिंट, दैट्स आई टोल्ड यू अर्लियर कि पहले था ये ब्रिक, उसके बाद ये साउथ अफ्रीका से जुड़ा और फिर बनता है ब्रिक्स। साउथ अफ्रीका से 2010 में ऐड होता है, राइट। एक बेसिक इंफॉर्मेशन डायरेक्टली यहां पर, प्लस और कौन कौन सी कंट्रीज ऐड होना चाहिए, ईरान एंड अर्जेंटीना। कंक्रीट प्रोग्रेस मेड बाय द ब्रिक्स, कौन कौन से, अब जैसे देखिए 2050 का टारगेट है तो ऐसे नहीं होता है ना, बोल बच्चन वाले काम नहीं होते, काम करना पड़ता है रॉक सॉलिड, जैसे क्लैट, आईलेट, बोल बच्चन वाले काम नहीं होते कि हाँ कोचिंग है 2 घंटा पढ़ लिया फिर आके पबजी खेल रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, रील बना रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, नहीं नहीं, वैसे नहीं होती पढ़ाई, वैसे तो प्रिपरेशन ही नहीं होता है, राइट। बोल बच्चन वाले काम नहीं करने आपको भी, ब्रिक्स वालों ने भी नहीं किया बोल बच्चन, आप कैसे कर लोगे। फर्स्ट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी का एस्टैब्लिशमेंट किया, कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट्स किए, रिजर्व में कुछ पैसे रखे, न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया, agreement established of the BRICS NDB as well CRA worth US $100 billion each during the 6th summit in Fortaleza, ब्राजील, जुलाई 2014। मिल गया। एनडीबी कब बना था, 2014 ब्राजील में, राइट। कौन सा जगह था, फोर्टालेजा, फोर्टालेजा। और ये अरेंजमेंट्स भी कर लिए इन्होंने रिजर्व के। तो दीज आर द 2 मेजर डेवलपमेंट्स, 1, 2 इन 3। इसको ग्रीन सिग्नल दे देते इन थर्ड, ये राइट। एनडीबी हेडक्वार्टर्स इन संघई, देखिए अगेन ये आपके लिए तो आसान हो गया, ब्रिक्स का हेडक्वार्टर और एनडीबी का हेडक्वार्टर दोनों ही एक जगह, राइट, शंघाई में। चाइना भी लाइक हमको सब आता है, हम बैंकिंग भी देख लेंगे। has been established with the purpose of mobilizing resources of infrastructure। अभी हम लोगों ने देखा कि सर डेवलपमेंट करना है, पैसे लाने हैं तो बैंक बनाइए, तो उन्होंने एक बैंक भी बना लिया। CRA intends to provide liquidity through currency swaps in response to actual and potential short-term balance of payment crisis, BOP। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इंडिया में भी होता है, यहाँ पर भी हो सकता है। ये बीओपी किस चिड़िया का नाम है सब, इसका नाम है बीओपी। देखिए लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आप कोचिंग जाते होंगे, वहाँ पर कोई ना कोई दुकान वाला होगा जो आपको जानता होगा या आप उसको जानते होंगे, राइट। तो आप एक दिन गए, 10 रुपए का कुछ सामान खरीदा, ठीक है। अगले दिन गए, अब पैसे नहीं थे, मम्मी से मांगना भूल गए। तुम तो आते ही हो, बगल वाले कोचिंग में पढ़ते हो ना, हाँ, वो कर लिया। ऐसे करते 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 आपने 10 दिन में कुछ नहीं दिया, अरे भाई 10 दिन कुछ नहीं किया तो 100 रुपये इकट्ठा हो गए, और आपने कितने दिए, 10, बचा कितना, 90। तो बैलेंस कितना है, 90। बैलेंस ऑफ पेमेंट कितना हुआ, 90। ये तो बहुत छोटे लेवल पे बात की हम लोगों ने, लेकिन इन्होंने कहा कि हम बीओपी का क्राइसिस ना हो, इसलिए हम लोगों ने सीआरए बनाया, रिजर्व किया, रिजर्व अरेंजमेंट किए। एंड 2023 का ब्रिक्स साउथ अफ्रीका में होगा, ये टू बी डिटरमाइन चल रहा है, चलती रहता है, टू बी डिटरमाइन होगा तो ये याद रखना है। इस बार का ब्रिक्स कहाँ हुआ ये याद रखना है, और 2023 का ब्रिक्स कहाँ होगा ये याद रखना है। इस बार का यही चीज है, होस्टेड बाय चाइना, और ये वर्चुअली होस्ट नहीं हुआ था, बस फिजिकल होस्टेड। एंड दिस इज ऑल, देख रहे हो टैलेंट वहीं पे लाके छोड़ दिया, राइट। एंड नाउ दिस कम्स अबाउट द होस्ट ऑफ स्टेट्स। चलिए ये बातें तो होती रहती है, दूसरे पे आते हैं। ये जो होस्ट है ना, जो अभी हम लोगों ने फोटो देखी वही है, ब्राजील जैर बोल्सोनारो, रशिया व्लादिमीर पुतिन, इंडिया नरेंद्र भाई मोदी, चाइना शी जिनपिंग एंड सिरिल रामाफोसा साउथ अफ्रीका, सारे के प्रेसिडेंट है, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर। तो ये चीज याद होनी चाहिए, इससे ना ये 5 देशों के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट भी याद होंगे। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड न्यूज, इज अबाउट द G7 समिट। ये G7 इंडिया पार्ट नहीं है, बट इंडिया एज अ इन्विटेशन मेंबर गया G7 में, राइट। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हेन वी कम टू द G7 समिट।
इस पे भी फोकस करेंगे अभी, राइट। G7 समिट्स पे विल फोकस ऑन G7 समिट्स, विल फोकस ऑन G7 समिट, राइट। तो देखते हैं G7 समिट किस बारे में बात करता है एंड ये हुआ क्यों था, क्या पर्पस था, सब देखेंगे हम। 48th G7 समिट था, फर्स्ट इंफॉर्मेशन। ये कौन सा G7 समिट था सर? 48th नंबर का ये G7 समिट था। 48 G7 समिट कहाँ हुआ था? एलमाउ जर्मनी 26, ये छोड़ का कोई मतलब, एलमाउ जर्मनी में हुआ था 48 G7 समिट। इस तरह से देखिए, मैंने भी यहाँ पे नोट बनाया हुआ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन, जो टॉपिक हाईलाइट कर ले, राइट। आई हैव टेकन इट पर्पसफुली कि एटलीस्ट आप लोग भी इस तरह से काम करिए और पीडीएफ फॉर्म में मत छोड़िएगा फोन में, क्योंकि फोन में छोड़ दिया ना एक बार, वो वहीं रह जाएगा, वो बाहर नहीं निकलेगा। उसको प्रिंट आउट करवाइए, पढ़िए, खत्म करिए टॉपिक, नहीं तो बर्डन करना है। एंड आई ट्राई कि आपको आने वाले 10 to 15 डेज के अंदर अगस्त का भी एनालिसिस आपको मिल जाए, ताकि आपके पास एक अच्छा स्टॉक हो 3 महीने का, तो आप पढ़ सकें। और ज्वाइन बाय द लीडर्स ऑफ, कौन कौन से लीडर्स आए थे? अर्जेंटीना। अब मेरे साथ यहाँ पर नोट करते जाइएगा, अर्जेंटीना, इंडिया, इंडोनेशिया, सेनेगल, साउथ अफ्रीका, 5 कंट्रीज एज वेल एज यूक्रेन, एंड दिस इज द 6th। 6 कंट्रीज एज अ समिट में आए थे, मेंबर कंट्री। बिसाइड द मेंबर कंट्रीज ये 7 कंट्रीज आए थे। ये देख रहे हैं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, मोदी जी भी गए हुए हैं, जयशंकर साहब भी गए हुए हैं। तो ईच एंड एवरी पर्सन इज वेंट दिया। तो ये 6-7 लोगों के कंट्रीज के वो पता होने चाहिए कि कौन कौन से एज अ हो गए थे आप गेस्ट के तौर पे। चलिए G7 देखते हैं क्या है। G7, तो G7 मतलब क्या होता है सर? ये क्यों नाम देते हैं G7? पहले G8 था, G7 हो गया। रशिया के हटने के बाद ये G8, रशिया के टाइम पे ये G8 था, अब G7 हो गया, क्योंकि रशिया ने जब क्रीमिया पे कैप्चर किया था यूक्रेन के पार्ट पे, तो बता दिया गया था कि माफ कर दो, आप जाओ, आप साइड हटो, आप लड़ाई झगड़े वाले लोग, ठीक। तो ये था। तो G7 में जो कंट्रीज की बात करें, तो कौन कौन से कंट्री आते हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूएस एंड यूके। 7 कंट्रीज मिल गए मेंबर एंड पार्टनर्स। ये इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस, ग्लोबल ट्रेड, जो ग्लोबल लेवल पे जो मेंबर्स होते हैं ना, उनका एक ग्रुप है G7। पहले था G8, अब रशिया को निकालने के बाद G7 बनता है। देखेंगे अभी रशिया का भी इंफॉर्मेशन इसमें ऐड किया हुआ है, यू डोंट नीड टू राइट इट। रिसेंट टाइम इंडिया को इनवाइट, ये इन्विटेटेड कंट्री है जो हम लोगों ने अभी जस्ट देखा, दिस नो नीड टू रिपीट द थिंग्स अगेन एंड अगेन। देखिए, रशिया ने 1998 में ज्वाइन किया, 1998 में ज्वाइन किया रशिया ने, 2014 में बाहर निकाल दिया गया और G7 बन गया। इस टाइम पे G8 था। G7, G8 से G7 तक का सफर है इनका। EU is not a member of G7 but attends the annual summit about the life campaign. लाइफ कैंपेन इज अबाउट द एनवायरमेंट रिलेटेड, और ये मोदी जी के द्वारा ही शुरू किया गया था, लाइफस्टाइल ऑफ फॉर एनवायरमेंट। तो रिसेंट G7 समिट, इंडिया आल्सो हाईलाइटेड द ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर लाइफ। तो इंडिया ने ही हाईलाइट किया कि भाई काम करो कुछ इस पे, कुछ काम तो कर नहीं रहे इस पे, बस नाम छोड़ दिया, लाइफस्टाइल, लाइफ फॉर द एनवायरमेंट। द आइडिया ऑफ लाइफ वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय PM ड्यूरिंग द 26th UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, ग्लासगो। सिंपल टर्म में COP26 के टाइम पे मोदी जी ने कहा कि ठीक है, तुम लोग इतना करते ही हो, तो एक काम करो, यू आर द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस, यू आर द डेवलप्ड नेशंस, यू हैव अ ग्लोबल ट्रेड, व्हाई डोंट यू डू दिस लाइफस्टाइल कैंपेन? योगा, योगा, योगा उनका बेसिक होता है, योगा फाउंडेशन, योगा के बेसिस पे तो सारा काम कर लेते हैं। लाइफ कैंपेन, लाइफ फॉर द एनवायरमेंट। द मिशन सीक्स टू क्रिएट एन इकोसिस्टम दैट विल रीइंफोर्स एंड इनेबल एनवायरमेंट फ्रेंडली बिहेवियर्स टू बी सेल्फ सस्टेन। वही है एनवायरमेंट फ्रेंड। अब लाइफ फॉर एनवायरमेंट का मतलब क्या होगा? एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफ, राइट। लाइफ में और एनवायरमेंट का एक अच्छा बैलेंस के बारे में बात की उन लोगों ने, अच्छी बात है। तो ये याद होना चाहिए, रशिया याद होना चाहिए, EU याद होना चाहिए, और लाइफ कैंपेन किसने स्टार्ट किया? डायरेक्टली आपके लिए क्वेश्चन बनता है इन द आईलेट और क्लैट, इररिलेवेंट कोई भी एग्जाम हो सर, ये क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकता है। G7 की मीटिंग हुई। अब जब हम आगे G20 पढ़ेंगे ना, तो ये आपका फाउंडेशन की तरह काम करेगा। और अर्लियर आई हैव टोल्ड यू कि कैसे कैसे ये लोग फाउंडेशन की तरह काम करते हैं एक दूसरे के लिए, राइट। चलिए
आगे आते हैं, क्या है इसमें आगे, एक P3 की भी बात होगी। द मिशन सीक्स टू क्रिएट द इकोसिस्टम, ये पढ़ लिया हम लोगों ने। लाइफस्टाइल को इन्होंने कहा है प्रो प्लैनेट पीपल, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, इट विल हेल्प यू इन लर्निंग लाइफ प्रो प्लानिंग ग्लासगो और मोदी जी। तरह से ये एक बार में एक लाइन में सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी आपके लिए, एक समअप कह सकते हैं आप इसको। P3 मूवमेंट प्रो प्लैनेट पीपल, PPP, इंडियाज क्लाइमेट चेंज और G7 समिट जर्मनी, पीएम मोदी पार्टिसिपेटेड इन 2 सेशंस। अच्छा, इनका जो थीम है ना, ये यहीं से आता है, इन्वेस्टिंग इन अ बेटर फ्यूचर, ये थीम था। अब जब आप गूगल करिएगा तो इसको आपको 2-3 थीम और मिलते हैं, बट एक तो ये रहा, इन्वेस्टिंग इन अ बेटर फ्यूचर। एंड one more thing that I want to add, the motto is the overreaching towards an equitable world. Overreaching towards an equitable world. याद है? ये इसके साथ कनेक्ट कर लेना, इन्वेस्टिंग इन अ बेटर फ्यूचर, ये इसका मोटो था, ये थीम जो बोल लीजिए आप। यहाँ पर लेट मी ऐड इट हियर, इट विल हेल्प यू। इस तरह से आप नोट्स में अपना चेंजेस कर सकते हैं। अब इसमें मोदी जी जब गए तो उन्होंने ना बहुत सारे गिफ्ट्स दिए, जैसे आप लोग भी किसी की शादी में कहीं जाते होंगे तो गिफ्ट्स देते होंगे, तो वैसे ही मोदी जी ने भी बहुत सारे गिफ्ट्स दिए। इन्होंने एक गुलाबी मीनाकारी ब्रूच दिया एंड अ कफलिंक टू सेट द यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन अ गुलाबी मीनाकारी इज अ जीआई टैग्ड आर्ट फॉर्म ऑफ वाराणसी उत्तर प्रदेश। इन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से गिफ्ट दी है जीआई टैग। अब देखिए, आप जाइएगा तो सबसे, आप जैसे आप बिहार से, आप यूपी से, आप दिल्ली से हैं, तो आप अपना अपने शहर का बेस्ट चीज लेके जाएंगे उनके। वैसे ही इन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ जीआई टैग है, भाई मजाक मत करो। बाइडेन साहब गुलाबी मीन करी, ये जीआई टैग आर्ट फॉर्म है वाराणसी का। A piece of pure silver is molded into a base form and the chosen design is embossed in a metal piece of black pottery from Nizamabad were gifted to the Japanese PM। जापान की पीएम को भी पॉटरी गिफ्ट किया कि लो भाई तुम्हारे यहाँ फ्लावर बेस है ना, वहाँ निजामाबाद में बनता है अच्छा वाला, तो इन्होंने वो दिया पहला। दूसरा, और ये सब टॉप थिंग्स हैं। टू सेलिब्रेट द शेयर्ड रामायण लिंक्स विद द इंडिया बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया, पीएम गिफ्टेड अ लैकोरवेयर रामा दरबार टू इंडोनेशियन प्रेसिडेंट। इंडोनेशियन प्रेसिडेंट को कहा कि ठीक है, हमारे तुम्हारे बीच राम जी का संबंध है तो हम तुम्हें वही गिफ्ट करें। जीआई टैग लैकोरवेयर इज आर्ट फॉर्म एज रूट्स इन द टेंपल टाउन ऑफ वाराणसी। वाराणसी को टेंपल टाउन कहा जाता है। आपका हैदराबाद, आपका जो आपका नॉर्थ में है, पड़ता है जाके एक हरिद्वार, वो भी एक टेंपल टाउन है जहाँ पे टेंपल्स होते हैं और टेंपल के थ्रू बहुत सारी एक्टिविटीज कनेक्टेड होते हैं, लाइक टूरिस्ट हो गया, ट्रेड हो गया, तो दे आर द टेंपल टाउन्स। तो ये गिफ्ट्स एक बार ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से गिफ्ट हैं। क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कि गिफ्ट कौन दिया है, क्वेश्चन आपको दूसरे तरीके से आएगा कि जीआई टैग, ये जो गुलाबी मीन करी गॉट द जीआई टैग इज फ्रॉम विच स्टेट, वाराणसी। निजामाबाद से पॉट, वो आपका मेटल का जो ब्लैक पॉटरी है, एंड लैकोवेयर इज अ जीआई टैग इज फ्रॉम विच सिटी। इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे गिफ्ट से। और उसमें किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, इससे पहले भी हम लोगों ने कवर किया रिगार्डिंग द जेनेवा पैकेज ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जेनेवा पैकेज, राइट। चलिए, इतना सफिशियंट है इस टॉपिक के लिए, आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक में आगे कुछ नहीं है अभी आपके लिए, कि इतना सफिशियंट है, एनफ फॉर दिस ब्रिक्स थिंग। एंड ब्रिक्स में सब कुछ जान लिया हम लोगों ने, प्रेसिडेंट भी जान लिया, गिफ्ट भी दे दिया, वो भी जान लिया। नाउ दिस इज बिम्स्टेक। अब ये जो आपका बिम्स्टेक है, इसमें ये सामने जो फ्लैग वाली कंट्रीज है ना, ये सब बिम्स्टेक में आती है। ये श्रीलंका इस बार एशिया कप ले गया, बताओ। ये ऐसी ऐसी चीज, अब हम लोग हार गए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जीत लेंगे। ये आती है बिम्स्टेक के बारे में। तो बिम्स्टेक में क्या न्यूज है सर, ऐसा क्या हो रहा है बिम्स्टेक में? तो इन्होंने ना अपनी ना सालगिरह मनाई है, 25th फाउंडिंग डे ऑफ बिम्स्टेक स्टैब्लिश हुआ था 1996। 6 जून हटा दीजिए, पता नहीं क्यों ये डेट इतना याद करना पड़ता है आप लोगों को। 1997 याद रख लीजिएगा, डेट इज सफिशिएंट। ज़्यादा हो कि सर आई वांट टू सेटिस्फाई माय क्यूरोसिटी, तो 6 जून 1997 25th फाउंडिंग डे हुआ बिम्स्टेक का, राइट। और बिम्स्टेक 5th, ये जो आपका हुआ था समिट, ये 30th मार्च
2022 को श्रीलंका कोलंबो, ये इसके बारे में डिटेल है। बिम्स्टेक का क्या क्या है, कोलंबो में है चेयरमैनशिप, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनका चेयरमैनशिप चलता है, ABCDEF जो गाना सुना है ना आप लोगों ने, वो यहाँ पे अप्लाई कर देना ABCDEF। बिम्स्टेक वही एकदम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मस्त इनका चलता है कि भाई किस तरह से चेयरमैनशिप कौन करेगा, तो कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, सबको मौका मिलेगा, राइट। ABCD जैसा जैसे चलता जाएगा वैसे इनको काम मिलते जाएगा। फिफ्थ जो इसका चेयरमैनशिप, अभी जो करंट चेयरमैनशिप चल रहा है वो श्रीलंका के पास चल रहा है। वर्चुअल मीटिंग्स, इन्होंने कहा कि भाई हमारे कंट्री में वैसे भी कलेश मचा हुआ है, तो हम कहाँ से पहुंचेंगे तुम्हारे पास, तो एक कंप्यूटर खोलते हैं और सब लोग आपस में बातें करते हैं। इन लोगों की बातें हुई। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। कोई भी इमेज यहाँ पर फालतू नहीं डाला जाता कि ऐसे ही बस मन किया डाल दिया, अच्छा लग रहा है डाल दिया, रीजन है उसके पीछे। यहाँ पर बिम्स्टेक का फुल फॉर्म मिल जाएगा। अब नाउ लेट सपोज कि आपके पास ये पूरा पेज है, राइट, तो आप पढ़ रहे हैं, डायरेक्टली आपको मिल गया बिम्स्टेक का फुल फॉर्म भी मिल गया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है सर, ज़्यादा हो सेटिस्फाई करना हो खुद को तो ABCDF कर लेना, मिल जाएगी, नथिंग, नो नीड टू डू दैट। तो अब श्रीलंका में थी इस बार, तो कोलंबो में हुई, वर्चुअल मीटिंग हुई, कब 2022, 1997 में हुई, बिम्स्टेक आधा तो वैसे ही बिम्स्टेक तैयार हो गया, 25th फाउंडेशन डे। और ये है बिम्स्टेक के कंट्रीज, ये रहे कंट्रीज। बांग्लादेश, बांग्लादेश में कौन है, शेख हसीना मैडम। शेख हसीना मैडम 4 सितंबर को आ गई दिल्ली, 4-5 सितंबर को। अब 4-5 सितंबर को दिल्ली है, तो सितंबर के एनालिसिस में हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे तीस्ता एग्रीमेंट, राइट। तीस्ता एग्रीमेंट क्या था, इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान वाला, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और भी बहुत सारी चीजें करके गई वो यहाँ पर दिल्ली में, बहुत जगह भी घूमा उन्होंने। शेख मुजफ्फर रहमान की जो आपका एक स्कॉलरशिप है उसके बारे में भी बात की उन्होंने, तो बहुत सारी चीजें डिस्कस होंगी, राइट। तो स्टे ट्यून्ड रिगार्डिंग दिस। तो बांग्लादेश, श्रीलंका, ये हमारा भारत महान, म्यांमार, थाईलैंड, भूटान एंड नेपाल, सारे पड़ोसी हैं। नेपाल वालों की लगता है इनका साथ भी एक है कोची, जो एक एग्रीमेंट हुआ है इंडिया का वाटर वाला, इनके साथ है वेस्ट सेती प्रोजेक्ट, वेस्ट सेती प्रोजेक्ट। और वेस्ट सेती प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग हम लोगों ने द हिंदू का जब एनालिसिस कर रहे थे, वी हैव रेड अबाउट द वेस्ट सेती आल्सो, और उस पे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए कि सर किस तरह से क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे वेस्ट सेती के रिगार्डिंग। तो इसको भूलिएगा नहीं वेस्ट सेती, एंड व्हेनेवर वी रीड हम लोग एक बार फिर से बिम्स्टेक रिवाइज कर लेंगे, राइट। इस तरह से चीजों को कनेक्ट करना है। ये फोटो ऐसे नहीं था कि अच्छा लग रहा है तो दिखा देते हैं इसका क्या फ्लैग है, फ्लैग पूछने भी नहीं जा रहा, उसको मतलब भी नहीं है फ्लैग से। चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। अब वाई बिम्स्टेक, व्हाट इज दिस बिम्स्टेक, ये किसका नाम है बिम्स्टेक, सब कुछ पढ़ेंगे। देखिए 7 नेशन से हेडक्वार्टर है बांग्लादेश, बांग्लादेश बी लाइक अगेन लाइक शंघाई, हम मेरे को सब आता है मैं देखूंगा, राइट। 7 कंट्रीज इसमें है, अभी देखा है बिम्स्टेक में ये 4 और 3। तो ढाका बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर है। 5 फ्रॉम साउथ एशिया, बंटवारा अच्छा किया इन लोगों ने, एक साउथ एशिया से आ गया और एक साउथ ईस्ट एशिया में बंटवारा कर दिया। तो आपके लिए क्वेश्चन बनता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द साउथ ईस्ट एशिया रिगार्डिंग द बिम्स्टेक, ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द बिम्स्टेक। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको फ्रेम हो सकते हैं। साउथ ईस्ट एशिया में 2 ही है, म्यांमार, थाईलैंड, ये भाई भाई बेचारे, ऐसे देख लीजिए, मैप वर्क करना सीखिए। ये रह गया मैप, मैप ही क्या है ये, वो है आपका नेविगेशन के लिए, ठीक है। एक तो एशिया की, ये एशिया मान लेते हैं, ये आपका एशिया, ठीक है। एशिया के साउदर्न पार्ट में 5 और इधर 2, यानी म्यांमार थाईलैंड उधर 5 ही है आपके, इधर बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल एंड श्रीलंका। ये एशिया के कौन उसमें है, इंडिया के उसमें नहीं है आपके रेलेवेंस में। एशिया की जब बात करेंगे तब हम इसकी बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं, जेनेसिस ऑफ बिम्स्टेक। व्हाट इज दिस ऑल अबाउट जेनेसिस ऑफ बिम्स्टेक। अभी हम लोगों ने नेटो कवर कर रहे थे, तो नेटो में हम लोगों ने देखा किस एक्ट के थ्रू आया, WTO जब हम कर रहे थे उसको भी देखा कि उसका बैकग्राउंड क्या था, आखिर ऐसा क्या चल रहा था वर्ल्ड ऑर्डर में कि इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने की जरूरत पड़ गई। अब ऐसा तो हुआ नहीं होगा ना कि हम सो रहे थे याद आ गई कि अरे ये बनाना था बिम्स्टेक, भूल गए थे, ऐसा तो नहीं था। तो जेनेसिस ऑफ बिम्स्टेक में क्या है, ये 1997 की बैंकॉक डिक्लेरेशन में बना था, 1997 की बैंकॉक डिक्लेरेशन, ये याद होनी चाहिए।
इनिशियली इट वाज फॉर्म विद द 4 मेंबर्स। ये बिस्टेक था, जैसे कि आपका पहले हम लोगों ने पढ़ा अभी रिगार्डिंग दिस ऑफ G7 एंड रिगार्डिंग दिस आपको ये भी आया था, WTO भी आया था। इसमें बहुत सारे ऐसे नेशंस थे में इनिशियली पार्ट नहीं थे। G7 में भी देखा सब आपका रशिया कैसे अलग होता है, ब्रिक्स में भी देखा ब्रिक प्लस एस था, साउथ अफ्रीका बाद में आता है। वैसे ही बिस्टेक था, बिम्स्टेक नहीं था, म्यांमार नहीं था। बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन था, अब हो गया म्यांमार, एक ऐड कर दिया। 1997 में स्टार्ट हुआ बाय बैंकॉक डिक्लेरेशन, म्यांमार बाद में ऐड होता है। एडमिशन ऑफ नेपाल भूटान 2004, ये पहली इंफॉर्मेशन को तो याद करनी ही है। और बे ऑफ बंगाल का नेम कर दिया गया बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन। अब एक बात इसमें आती है कि सर बिम्स्टेक बिम्स्टेक कर रहे हो, इन लोगों ने क्या किया, बड़े चालाकी से काम डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, राइट। तुम ये देखोगे, हम ये देखेंगे। बांग्लादेश ने कहा कि मैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट, पता नहीं कौन सा ट्रेड होता है इनके यहाँ, ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट। भूटान एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज, इंडिया सिक्योरिटी एनर्जी, म्यांमार एग्रीकल्चर, नेपाल पीपल टू पीपल, श्रीलंका साइंस एंड टेक। यू आर जस्ट अवेयर ऑफ माई विद माई एक्सप्रेशन के सर, साइंस एंड टेक। नेपाल, ये श्रीलंका, इसके खुद के वांदे पड़े हुए हैं सर, इनके ऊपर लोन है, ये चाइना के डेट ट्रैप में है। श्रीलंका को फिर से देखेंगे हम बनटोटा के रिगार्डिंग। थाईलैंड कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी तो बहुत है, थाईलैंड तो वैसे भी जाते रहते हो, राइट। लॉ कंप्लीट करोगे तो थाईलैंड ही जाओगे तुम लोग, थाईलैंड गोवा जाते हो। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ये आपका हो गया बिम्स्टेक के रिगार्डिंग, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन इज क्लियर। ये बांग्लादेश एंड इस तरह से मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया, राइट। आई होप इट इज विजिबल टू यू, इस तरह से ऐड कर लिया यहाँ पे, राइट। तो इस तरह आप भी ऐड कर लीजिए, फिर एक पूरा इन्फॉर्मेशन क्लब हो जाएगा। ये तो चलिए एडेड ही है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 50 ईयर्स ऑफ स्टॉकहोम। सब ऊपर ही देख रहे हैं ना, अब भी देख लीजिए, एक बार ऊपर दिख जाएगा। 50 ईयर्स ऑफ स्टॉकहोम, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के 50 साल हो गए। जैसे 25 साल हुए थे बिम्स्टेक के, वैसे ही इनके हुए 50 ईयर्स, राइट। न्यूज में क्या है, ऑब्वियसली 50 ईयर्स हुए हैं तो न्यूज में है, इनकी मीटिंग हुई है स्वीडन में टू कमेमोरेट द 50 ईयर्स सिंस 1972। तो इंफॉर्मेशन क्या मिली सर, 1972 में ये आया, दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1972। और अभी ये पढ़ना है हमें क्योंकि 50 ईयर्स हो गए, लगा लीजिए ना 1972, जनरल मैथ्स है, 50 2022, राइट। इज द एनवायरमेंट ग्लोबल इशू फॉर द फर्स्ट टाइम। ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस बेसिकली किसके लिए, एनवायरमेंटल प्रैक्टिस, क्लियर। स्टॉकहोम 50 का थीम क्या था, अ हेल्दी प्लैनेट फॉर प्रोस्पेरिटी ऑफ ऑल आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी। थीम रट लीजिएगा चीजों की थीम। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये चीजें ना आपको डायरेक्टली हिट होती है एग्जाम में। अच्छा हाँ, ये था थीम में क्या प्रॉब्लम होता है, इसमें से एक पार्ट हटा देगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा देगा, आप जल्दी में अच्छा हाँ ये ठीक है, फिर वहां पे होता है ब्लंडर। और फिर लगेगी 18 तारीख के बाद 19 तारीख को गर्मी, क्योंकि जब पेपर चेक करोगे तो पसीने आएंगे, अरे ये भी गलत, अरे ये भी गलत कर दिया, अरे ये भी गलत कर दिया। गर्मी में क्यों पसीने का अनुभव, ठंड है, ठंड मजे लो। वैसे भी 18 के बाद न्यू ईयर आएगा, तो हैव अ बूज मैन, राइट, हैव अ बूज। अब वो बूज ऐसे नहीं मिलेगा, उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी अभी से। 3 महीना एकदम साधु संत बन जाइए, स्टार्ट कर लीजिए प्रिपरेशन, अभी भी टाइम है, अभी टाइम गया नहीं है। अब बात करेंगे स्टॉकहोम 1972 के बारे में, ये उस टाइम पे बना था, ये तो करंट एस्पेक्ट से देख लिया हम लोगों ने। अब देखेंगे स्टैटिक एस्पेक्ट पे, यहाँ पर भी लिखा है अ हेल्दी प्लैनेट फॉर द प्रोस्पेरिटी ऑफ ऑल। ज्यादा कुछ देखना ही नहीं है, ये इमेजेस फालतू में नहीं होती सर। यहाँ पर भी इसका थीम लिखा है, थीम यहाँ पर भी लिखा, राइट। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट स्टॉकहोम वाज हेल्ड इन 1972, अभी देखा हम लोगों ने। आइडिया ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, कौन प्रपोज किया था, स्वीडन। स्वीडन ने इसको प्रपोज किया था कि सर इस तरह का कुछ होना चाहिए, इसीलिए इसको हम कहते हैं स्वीडिश इनिशिएटिव। इसीलिए स्टॉकहोम को कहते हैं हम स्वीडिश इनिशिएटिव, ऐसी फालतू नहीं कहते। स्वीडिश इनिशिएटिव इसीलिए बोला जाता है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस को। थीम क्या था, ओनली वन अर्थ, एक ही धरती है, क्या थीम। लेकिन इसका कनेक्टिविटी है आपको एनवायरनमेंट से, क्योंकि ये एनवायरनमेंट इनका मेन फोकस था, ओनली वन अर्थ।
एम वॉज क्रिएटिंग अ कॉमन गवर्नेंस फ्रेमवर्क, देखा ही अभी हम लोगों ने। 70 आउट ऑफ 22 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज विच वर डेवलपिंग एंड पुअर कंट्रीज एडॉप्टेड द स्टॉकहोम। अब देखिए ऐसी ऐसी चीजें होती है ना एनवायरनमेंट के लिए, सब करते हैं। वैसे भी जो इस तरह की चीजें हैं, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, ये हर कोई फोकस कर रहा है। आज टेम्परेचर बढ़ रहा है, वर्ल्ड का एवरेज टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस पे भी बात करेंगे। और यूएनईपी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन परसुएंस ऑफ द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। आपका असाइनमेंट होगा, यू विल रीड अबाउट यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। रेफरेंस मैंने दे दिया, ऑब्जेक्टिव्स आई हैव गिवन यू, बेसिक आई हैव गिवन यू, फाउंडेशन आई हैव गिवन यू, नाउ यू हैव ओनली टू रीड यूएनईपी, राइट। यहां से भी क्लैट क्वेश्चन दे सकता है, यहां से भी क्लैट क्वेश्चन बना सकता है, इजीली बना सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम किससे स्टार्ट हुआ था, तो वहां पे गरबा स्टार्ट हो जाएगा, गरबा से स्टार्ट नहीं हुआ था, स्टॉकहोम से स्टार्ट हुआ था, और ये याद होना चाहिए, राइट। चलिए नेक्स्ट आते हैं, लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द I2U2। अब ईयरफोन लगाए हुए सब, ईयरफोन्स लगाया सबने, इतना सीरियस हो गया कि क्या ही कर ले। ईयरफोन लगा लिया, कोई बात नहीं, गाने दीजिए, हमें क्या करना है उससे। I2U2 न्यूज में क्या होता है, क्योंकि इनके लीडर्स की एक मीटिंग हुई। I2U2 में कौन कौन से लोग आते हैं, इंडिया, इजराइल, यूएई एंड यूएस, राइट। इतने कंट्रीज के नाम याद होने चाहिए, और इनका वर्चुअल मीटिंग हुआ, ऑब्वियसली ईयरफोन्स सामने में नहीं लगाएंगे, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं I2U2। ये कब कॉइन हुआ, क्या हुआ, सब हिस्ट्री देखेंगे I2U2 का। I2U2 was first mentioned in October 2021 by Abraham Accord। ये चीज थोड़ी हेडलाइन अंडरलाइन करने वाली है। सर ये अब्राहम एकॉर्ड आखिर क्या होता है। ये अब्राहम एकॉर्ड जो है वो पीस एकॉर्ड है, जिसमें यूएस वाज अ मीडिएटर बिटवीन द कंट्रीज ऑफ अरब कंट्रीज, जो अरब कंट्रीज हैं उनकी। और ये जो आपका I2U2 है, इसको दूसरा नाम से ये भी जाना जाता है, जिसे हम कहते हैं वेस्ट एशियन क्वाड। इंडिया के क्वाड में कौन है, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यही सब कंट्रीज हैं। क्वाड कंट्रीज का नाम बताइएगा, इंडिया एक क्वाड कंट्रीज, ये हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया होगा। इसमें यू आर नॉट अवेयर देन यू नीड टू फॉलो द डेली एनालिसिस। तो अब्राहम अकॉर्ड्स, इट वाज द पीस अकॉर्ड एंड बिटवीन द इजराइल एंड यूए की तरह पीस की तरह काम किया। डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाना चाहिए। रेफर्ड एज वेस्ट एशियन क्वाड, और यही अब्राहम अकॉर्ड है, जो कि पीस एग्रीमेंट था बिटवीन इजराइल एंड सेवरल अरब कंट्रीज, यूए बीइंग द फर्स्ट। दिस इज द होल स्टोरी। और अब्राहम नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि 3 अब्राहमिक रिलीजियस फेथ के कारण, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, राइट। तो ये इन्होंने थोड़ा सा रिलीजियस एंगल लिया, तो चलिए ये उनका काम है, हमारा काम नहीं है। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज नेक्स्ट, सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसमें थोड़ा आई वांट योर अटेंशन, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसमें न्यूज में इसलिए था, डायरेक्टली इसमें कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि अफगानिस्तान वांटेड टू ज्वाइन। अभी चाइना पाकिस्तान में 2 ही कंट्री है, चाइना और पाकिस्तान। चलिए दैट इज सफिशिएंट फॉर दिस न्यूज पर्सपेक्टिव। बट स्टैटिक पर्सपेक्टिव से थोड़ा हमें यहाँ पे फोकस करना है। ये है कशगर, चाइना, कशगर चाइना, और यहां से ये आता है ये वाला जो पोर्शन है, जिसे हम इलो कहते हैं आजाद कश्मीर, एंड वी कॉल इट द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और इधर से होते हुए लाहौर होते हुए ये आता है गोदवार पोर्ट, पाकिस्तान में, राइट, पाकिस्तान में। और ये रहा अफगानिस्तान, एंड अफगानिस्तान वांट टू एंटर इन दिस पोर्ट। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो 1 बेल्ट 1 रोड इनिशिएटिव को फॉलो करता है। चाइना वांट टू मेक अ पर्ल, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, नेकलेस होता है, उसके लिए ये बनाना चाह रहा है, एंड वी विल डिस्कस दैट आल्सो। तो और इसके बहुत सारे अदर इन मोटिव्स भी हैं कि कंट्रीज को एक तरह से कैप्चर ही कहना कह लीजिए, जैसे डेट ट्रैप में डाल के, एंड वी हैव जस्ट एडेड एवरीथिंग। तो सीपैक का लेंथ कितना है, ये क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। 3000 किलोमीटर्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है कनेक्टिंग पाकिस्तान गोदावरी एंड बलूचिस्तान टू चाइना नॉर्थ वेस्ट जिनजियांग रीजन। वो जो हम लोगों ने देखा, दैट वाज द जिनजियांग रीजन। CPEC is a part of China's most ambitious project, Belt and Road Initiative, One Belt One Road Initiative, OBOR। और RBI launched in BRI, sorry my bad, ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ये 2013 में, यानी सीपैक भी 2013 में ऐड हुआ। और इसके टारगेट्स है अफ्रीका, गल्फ रीजन, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, यूरोप, इनको कनेक्ट करना थ्रू द सी एंड लैंड रूट्स, सी एंड लैंड रूट से कनेक्ट करना।
तो अब देखते हैं ये कैसे कनेक्ट कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है देखना यहाँ पे। दिस इज द स्ट्रिंग ऑफ पल्स डेट ट्रैप पॉलिसी। ये पूरा आपके सामने है और मेरे साथ थोड़ा सा फोकस करिए। ये पहला सूडान, ये जितने भी ये वाला है ना, ये स्ट्रिंग ऑफ पल्स रूट है। फिर यहाँ से ये इधर मुड़ता हुआ आता है ग्वादवार पोर्ट पाकिस्तान, फिर आएगा ये माले मालदीव्स, फिर श्रीलंका हम्बनटोटा, राइट। यहाँ पर एक जहाज आया था इनका चाइना का, बताइएगा उस शिप का नाम क्या है, रिसर्च पर्पस के लिए R&D। फिर आता है ये म्यांमार कयाप, ये वाला रीजन आता है कयूपक्यू, एंड दिस इज द बांग्लादेश चिटगोंग, चिटगोंग रीजन बांग्लादेश का। इनके भी थोड़ा मिजाज चेंज होते हैं आजकल। ये हमारा बे ऑफ बंगाल रीजन, यो कंबोडिया थाईलैंड, दिस इज कंबोडिया, दिस इज ये अदर कंट्रीज के रीजन आ जाएंगे, इतना डिटेल में नहीं जानना है, बट हांगकांग, ये बेसिक याद रखना है। हांगकांग से सूडान इस तरह से कनेक्ट होता है। तो ये बना रहा है पर्ल नेकलेस, राइट, एक नेकलेस की तरह कनेक्ट होता है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं इसके लिए, वी हैव जस्ट स्टार्टेड डायमंड नेकलेस। यह है डायमंड नेकलेस इंडिया का, ये नेकलेस की तरह दिखता भी है, डायमंड नेकलेस की तरह, राइट। हमारा कहाँ है, इधर से मंगोलिया ले आओ, मंगोलिया ले आओ, यहाँ से चाबाहार पोर्ट ऑफ ईरान, और ईरान कनेक्ट होता है इधर से मुंबई में, मुंबई। और ये है ओमान का दुकाम, ये है आपको एजम्पशन ऑफ शीशेल्स, एजम्पशन ऑफ शीशेल्स, ये याद रखना है। फिर इधर आ जाइए, यहाँ पर हमारा अंडमान रीजन है तो अपना ही है, फिर उसका चांगी सिंगापुर, वियतनाम, जापान तो अपना भाई है। तो ये डायमंड बन गया, एंड वी आर कैप्चरिंग दैट वेरी पर्टिकुलर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, राइट। तो अब वो जो इस तरह से पर्ल्स बनाते हुए आ रहा था ना, उसको हम लोगों ने इस तरह से कैप्चर किया। तो ये अच्छे से याद रखिएगा, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स एंड डायमंड पॉलिसी, डायमंड नेकलेस पॉलिसी किस कंट्री का है, नहीं तो वो नेकलेस समझ के नहीं बैठना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, दिस इज अवर 9th टॉपिक रिगार्डिंग दिस, एंड इट इज द जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। बहुत छोटी सी न्यूज बट इंपॉर्टेंट हो सकती है फॉर द वन लाइनर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। उड़ीसा कोर्ट बिकम द फर्स्ट इन अ कंट्री टू पब्लिश अ एनुअल रिपोर्ट इनटू द परफॉर्मेंस स्टेट जुडिशरी। स्टेट जुडिशरी कैसा काम कर रही है उसके बारे में ये बात करता है, राइट। और बट बिफोर गोइंग इन द मोर डिटेल, सीपैक अच्छे से याद करिएगा, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीपैक। और कंट्रीज के नाम एक बार अच्छे से देख लीजिएगा जिन्हें चाइना कनेक्ट करना चाह रहा है। एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दैट वर्ड पर्टिकुलर टॉपिक, then do mention in the comment section, I'll surely discuss it, right। अब आते हैं हमारे आज के 10th टॉपिक पे। 18 टॉपिक है, हमारा टारगेट है 8 टॉपिक्स और बच रहे हैं। 10th टॉपिक पे आते हैं, प्रेसिडेंट इलेक्शन। प्रेसिडेंट इलेक्शन, ये है हमारी द्रौपदी मुर्मू, ये हमारी प्रेसिडेंट बनी है, एंड इनके अगेंस्ट कौन थे, यशवंत राव, राइट, यशवंत राव, वाई राव साहब थे इनके अगेंस्ट, वो हार गए, जीत गई हमारी द्रौपदी मुर्मू, राइट। And there shall be a president of India, article 52 याद रखिएगा। And I will connect it with the CDS thing and the theater command also। theater command जब हम सितंबर पढ़ रहे होंगे तो CDS पढ़ रहे होंगे और theater command को भी पढ़ रहे होंगे। प्रेसिडेंट जो होती है, प्रेसिडेंट जो होती है वो कमांडर इन चीफ होती है आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स की, वो लिखा हुआ है आपको आर्टिकल 53 में। यहाँ पर आप छोटा सा एक इंफॉर्मेशन ऐड कर लीजिएगा, हु इज द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेस, देन President by Article 53, there shall be a President of India, this Article 52. The President elected by the member of electoral colleges through single transferable vote by proportional representation। देखिए जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो होता है that is very like indirect election, right। अब indirect election होगा तो कैसे होगा, उसके लिए फॉर्मूला डिराइव करना होगा। फॉर्मूला आपको नहीं याद करना है, बस याद रखना है कि एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है जिसमें कौन होता है, इसके बारे में हम बातें करेंगे अभी। बट ये क्या होता है, इसमें एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, मतलब एक स्टेट, एक MP MLA के पास एक वोट होगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अब स्टेट्स ना बहुत होते हैं, जैसे गोवा हो गया आपका, यूपी का जितना पॉपुलेशन उतना बिहार का होगा नहीं होगा, तो रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाएगी सर। और डेमोक्रेसी का मतलब ही रिप्रेजेंटेशन, तो इन्होंने कहा कि एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाएंगे, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दे देंगे, जिससे हम इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे पाएंगे, राइट। अब इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होते हैं उस पर ही बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन इनका इलेक्शन देखता है, और इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल 324,
It is mentioned here, so no need of discussion again and again on this topic. चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द्रौपदी मुर्मू जी ऊपर चली गई, उनके बारे में भी पढ़ेंगे कि वो किस ट्राइब से हैं, क्या लैंग्वेज है, सब चीज। ये जो इलेक्टोरल कॉलेज है इसमें आपके आते हैं अपर हाउस, लोअर हाउस एंड यूनियन टेरिटरी ऑल्सो। तो एक चीज याद रखिएगा, elected members of legislative assembly of states and all the elected members of upper house and lower house, nominated इसलिए नहीं किया, नॉमिनेट तो प्रेसिडेंट ही करता है, 12 नॉमिनेट प्रेसिडेंट करते हैं। तो चलिए बात आ गई है 12 नॉमिनेटेड, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। एक बार कहीं से भी एक छोटा सा बना लीजिएगा और लिख लीजिएगा कि जो प्रेसिडेंट होता है वो 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है इन राज्यसभा। लोकसभा में भी आपको आ रहा हो कि एंग्लो इंडियंस को भी करता है, बट एंग्लो इंडियंस का नॉमिनेशन अब नहीं होगा अब इनका अपकमिंग इलेक्शन, देख लीजिएगा, उसको स्क्रैप कर दिया गया। बट बाय विच अमेंडमेंट यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, राइट। तो इन्फॉर्मेशन मिली है तो थोड़ी मेहनत करिएगा। 12 राज्यसभा में होता है बाय आर्टिकल 80 क्लॉज 1A एंड 80 क्लॉज 2। ओवरऑल आर्टिकल 80 से ये होता है नॉमिनेशन, राइट। चलिए राज्यसभा में 12 मेंबर्स किस बेसिस पे नॉमिनेट होंगे, उनको एज अ लाइन याद करिएगा, लिटरेचर, राइट, आर्ट, साइंस एंड सोशल साइंस। तो ये इनका बेसिस होता है अपॉइंट करने का, राइट। और जो यूनियन टेरिटरी होता है, सारे यूटीज नहीं आते हैं, दिल्ली, पौंडीचेरी एंड जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर का असेंबली डिसॉल्व था इसलिए ये लोग इस बार पार्टिसिपेट नहीं किए। तो चलिए नेक्स्ट आता है दिल्ली, पौंडीचेरी एंड दिस जम्मू कश्मीर। अब 1997 में थोड़ा पीछे लेके चलते हैं आपको। 1997 में कोई भी प्रेसिडेंट का पोस्ट भर दे रहा था, ठीक है, कोई भी भर दे रहा है तो फिर कैसा काम चलेगा। तो इन्होंने कहा कि ठीक है हम करते हैं प्रबंध। 1997 में 50 इलेक्टर्स एंड 50 सेकेंडर्स, मतलब 50 एमएलए एमपी का सपोर्ट आपके पास होना चाहिए, प्लस 15,000 डिपॉजिट। इट इज 15,000 नॉट 50,000। 15,000 का डिपॉजिट की बात की गई। उन्होंने कहा कि सर 15,000 रुपए भी डिपॉजिट करने पड़ेंगे आपको एज अ सिक्योरिटी विद आरबीआई, और अगर आप हार गए वापस हो जाएंगे, राइट। लेकिन अगर जमानत जब्त हो गई, इतने भी वोट नहीं मिले कि आपको ये, वैसे तो 50 इलेक्टर्स 50 सेकेंडर्स का वोट मिलने में इंसान की हालत खराब हो जाए। खैर नेक्स्ट आते हैं, आर्टिकल 62 क्लॉज 1 बोलता है कि जब तक प्रेसिडेंट की वैकेंसी भर नहीं जाती तब तक वो पर्सन जो आगे वाला है वो नहीं जाएगा। जैसे द्रौपदी मुर्मू तभी आई जब उनकी वैकेंसी कंप्लीट हुई आपकी, हमारे एक्स प्रेसिडेंट की, और एक्सपायरेशन कंप्लीट कब होती है, 5 इयर्स की, और ये दोबारा भी री इलेक्ट हो सकते हैं, उसको भी देखेंगे आगे हम। अब आते हैं द्रौपदी मुर्मू पे। ये 15th प्रेसिडेंट है, और ये जो इलेक्शन हुआ है, ये जो इलेक्शन हो रहा है सर, इलेक्शन हो गया है, इट्स 16th इलेक्शन, 16th इलेक्शन एंड 15th प्रेसिडेंट, राइट। ट्राइबल लीडर एंड फॉर्मर झारखंड गवर्नर रह चुकी है, ट्राइबल लीडर एंड फॉर्मर झारखंड गवर्नर। सेकंड वुमेन, इससे पहले कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, राइट। इनको नीलकंठा अवार्ड मिला है 2007 में। शी कम्स फ्रॉम अ संथाल ट्राइब, इनकी डायलेक्ट है खेरवाड़ी और स्क्रिप्ट है ओल चिकी, जो कि 8th शेड्यूल में डिफाइंड है, राइट। इनकी जो ट्राइब है संथाल ट्राइब, जो जिसकी डायलेक्ट है खेरवरी, एंड दिस इज स्क्रिप्ट इज ओल चिकी, दिस इज ऑल्सो डिफाइंड। इतनी सारी इंफॉर्मेशन को ऐड कर लीजिएगा अपने नोट्स में, राइट, और उसको 15,000 कर लीजिएगा। इट इज सम टाइप ऑफ मिसप्रिंट। चलिए एलिजिबिलिटी पे आते हैं। द कैंडिडेट शुड बी एन इंडियन सिटीजन, द कैंडिडेट शुड बी एन इंडियन सिटीजन, ऑब्वियसली इंडियन होगा तभी तो बनने देंगे, तो कोई और क्यों बनेगा। 35 years of age, qualified as election of member of Lok Sabha, this is thing you should read it about, learn it। और any office of profit, office of profit के लिए आर्टिकल आता है 102 एंड 191, ये है स्टेट के लिए और ये है यूनियन के लिए, राइट। तो सर ये है क्या एक्चुअली, वो 102 एंड 191, ये बेसिकली ये बताता है इफ यू आर होल्डिंग एनी गवर्नमेंट पोस्ट, गवर्नमेंट में किसी भी आप पोस्ट पे हो तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, यू हैव टू रिजाइन फ्रॉम पर्टिकुलर पोस्ट, नहीं तो आपके ऊपर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के चार्जेस लगेंगे कि यू आर इन ऑफिस विच इज प्रोवाइडिंग यू अ प्रॉफिट। किसी 1 रुपया का भी प्रॉफिट हो ना तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आता है, राइट। और ये किसी भी यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं होने, मेंबर होंगे तो इनका सपोर्ट उनके पास जाएगा, राइट। कैन बी इलेक्टेड ट्वाइस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डाइड इन ऑफिस, जाकिर हुसैन एंड फखरुद्दीन अली अहमद। एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन आर्टिकल 57, impeachment 61,
और वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज द ग्राउंड। स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग, नथिंग टू डिस्कस मोर एंड मोर ऑन दिस, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग आई हैव एडेड हियर, यस ईच एंड एवरीथिंग, सुप्रीम कमांडर, इलेक्टोरल, सेकेंडर, सब चीज यहाँ पर इंक्लूडेड है आपको, राइट। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट मोस्ट प्रोबेबली आपको नामसाई डिक्लेरेशन के बारे में बात करता होगा। यस, नामसाई डिक्लेरेशन असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच हुआ। ये इंटर स्टेट बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है, हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था। चलिए स्टार्ट करते हैं। नामसाई डिक्लेरेशन, फर्स्ट बॉर्डर बिटवीन अरुणाचल एंड असम 804.1 किलोमीटर। इसमें डिस्प्यूट्स हैं 86 इंस्टीड ऑफ 123। तो इन्होंने बात की और कहा कि सर डिस्प्यूटेड विलेज को टू 86 इंस्टीड ऑफ 123 से कम करते हैं, 86 पे लेके आते हैं। अरुणाचल प्रदेश को स्टेटहुड कब मिला? 1987 को, और असम को मिला 1950 में, राइट। और यही है, असम अपोज दिस मैटर्स इन सुप्रीम कोर्ट। इनिशियली अगर देखा जाए तो असम ने सुप्रीम कोर्ट में मैटर किया और लास्ट में इन्होंने आपस में बातचीत कर गई, चलो यार मिट्टी पाओ, राइट। 123 से 86 पे आ गए। और एक चीज ऐड करेंगे यहाँ पे, I guess nothing to add. Yes, one thing it is to be added here. And what is it regarding? Let's see. Is about the chief minister must be. Yes. ये जो अरुणाचल के सीएम है आपके, वो है आपको नामसाई डिक्लेरेशन में बिस्वा शर्मा और उधर है पेमा खंडू, राइट। इसको देख लेना है। अरुणाचल और असम के सीएम एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसमें ऐड ऑन कर लीजिएगा। बॉर्डर का लेंथ याद रखना है। डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ था कब? डजंट मैटर, 1987 में स्टेटहुड मिला, उसके बाद से कुछ टेरिटरीज इधर ट्रांसफर हुए, उसको 86 कर लिया गया, इनिशियली 123 था। चलिए नेक्स्ट देखते क्या। इट इज द 12th टॉपिक एंड इट इज अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, PMLA। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? मनी लॉन्ड्रिंग वो इट इज अ क्राइम मनी, क्रिमिनल मनी जो कहते हैं, राइट। इसमें क्या होता है कि जो भी आपका पैसा है वो इलीगल पैसा है, उसको व्हाइट में कन्वर्ट करके लोग बाहर भेजते हैं, पे उसके सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा इट इज रॉन्ग। 2002 में आया था, अमेंडमेंट 2005 में इनैक्ट हुआ था। और इसमें क्या कहा है गवर्नमेंट ने, ये जो आपका PMLA बना है, फर्स्ट लेट मी टेल यू इज अबाउट द वियना कन्वेंशन ऑफ ऑल। ये सभी चीजें वियना कन्वेंशन के बारे में बात करती है। अमेंडमेंट्स टू PMLA ने प्रोवाइड किया है ईडी को बहुत सारे पावर्स दे दिए कि सर आप ना अरेस्ट कर सकते हो, आप पूछ भी सकते हो, और जो पर्सन है उसको बताना पड़ेगा ईच एंड एवरीथिंग। राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन खत्म कर दिया, राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन खत्म कर दिया। यानी आप एक बार आर्टिकल 20 देख लेंगे, आर्टिकल 20, राइट। इसको भी हम लोगों ने बहुत डिस्कस किया था व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट दिस PMLA एंड ऑल। राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन ये बोलता है कि आपको इस चीज के लिए कंपेल नहीं किया सकता कि आप खुद के अगेंस्ट बोलो, लेकिन ये राइट ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन कह दिया कि नहीं, वो तो पुलिस के लिए है, ये तो ईडी है, पुलिस इज ईडी इज नॉट पुलिस। और इस केस में कहा गया, ये किस केस में कहा गया? विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और इस केस ने बेल को लगभग इम्पॉसिबल कर दिया, राइट, लाइक UAPA। और जब बेल इम्पॉसिबल की बात आती है तो एक बेल एक्ट से रिलेटेड केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सर एक बेल एक्ट लेके आओ, बेल एक्ट लेके आओ, राइट। तो बेल एक्ट में क्या बात हुई थी? व्हाट इज दिस बेल एक्ट टॉक अबाउट? दिस बेल एक्ट इज रिगार्डिंग सत्येंद्र कुमार अंटिल, सत्येंद्र कुमार एंटिल वर्सेस CBI। ये याद रखना है बेल से रिगार्डिंग, राइट। और रिवर्स किया था निकेश ताराचंद शाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को, इन्होंने रिवर्स किया इन विजय मदन लाल चौधरी के। चलिए इतना क्लियर है। और यही क्वेश्चंस आते हैं सर, बेल एक्ट कौन सा था, PMLA कब आया, वियना कन्वेंशन, व्हाट इज दिस ED। नाउ दिस क्वेश्चन अराइजेस कि सर ED है क्या? ED जो है वो बेसिकली रेवेन्यू मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर, तो जितने पैसे वाले मामले यही देखते हैं। 1956 में स्टार्ट हुआ था एज ए एनफोर्समेंट यूनिट, हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली, NLU दिल्ली आइएगा तो घूम लीजिएगा। 1957 this unit was renamed as the Enforcement Directorate. It is responsible for the enforcement of Foreign Exchange Management Act 1919 FEMA। पहले इसका नाम था Foreign Exchange Regulation Act 1968-69 में आया था ये, तो उसको एक बार देख लीजिए, राइट। Certain provisions of PMLA 2002, ये PMLA 2002 में अभी देखा ही हम लोगों ने। FEMA is a civil, PMLA is criminal। 2021 में पार्लियामेंट ने पास किया जिसमें ED को मैक्सिमम 5 ईयर का डायरेक्टर को एक्सटेंशन दिया गया, हु इज अ करंट डायरेक्टर।
संजय कुमार मिश्रा इज द करंट डायरेक्टर। तो 5 साल का मतलब है जब आपका क्लैट एग्जाम हो रहा होगा तब ये रहेंगे ईडी उस टाइम पे। अर्लियर फेरा था, निकेश ताराचंद का जजमेंट 2017 में आया। एडेड इनफ इंफॉर्मेशन फॉर यू, राइट। तो इस तरह से मैंने भी यहाँ पे नोट डाउन कर लिए, कुछ कुछ ऐसे ही नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आ जाते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे, एंड दैट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज अबाउट द अमेंडमेंट्स टू द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में गवर्नमेंट ने कुछ अमेंडमेंट किया और उन्होंने कहा कि सर कुछ चीज़ें ना चेंज करने की ज़रूरत है, और कहा कि आप कभी भी फ्लैग पर झंडा फहरा सकते हैं। बातें हुई, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया कब आया, फ्लैग किया था, ये डेवलपमेंट ऑफ इंडियन फ्लैग है। एक बार इस इमेज को अच्छे से देखिएगा। 1906 का जो इमेज था ये बनाया था सिस्टर निवेदिता ने। She was a follower of Vivekanand in 1906 and she was Irish. She was Irish. This is मैडम बीकाजी कामा। होम रूल मूवमेंट चल रहा था इस टाइम पे, होम रूल मूवमेंट। और दो लोग थे होम रूल मूवमेंट में, एक आपके ये बीका आपके जो है होम रूल मूवमेंट वाले लोग, तो यही लोग हैं कि बेसिकली एनी बेसेंट थी इस टाइम पे होम रूल मूवमेंट के टाइम पे, राइट। 1917 में भी एक फ्लैग बना होम रूल मूवमेंट के ही टाइम पे। फिर उसके बाद द फ्लैग ऑफ अनऑफिशियली अडॉप्टेड इन 1921, माय बैड, 1907 इज नॉट द होम रूल, 1917 इज द होम रूल। 1921 में भी एक फ्लैग अडॉप्ट किया गया, 1931 में अडॉप्ट किया गया, 1947 में जो अडॉप्ट किया गया इट वाज अडॉप्टेड बाय पिंगाली वेंख्या, राइट। पिंगाली वेंख्या के थ्रू अडॉप्ट किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते क्या है। द अमेंडमेंट्स अलाउज द नेशनल फ्लैग टू बी फ्लोन बोथ इन डे एंड नाइट, राइट। और इसमें एक चीज ऐड किया गया कि सर ये ना पहले ना एक केवल एक मटेरियल से बनता था कॉटन, अब पॉलिस्टर, अपार्ट फ्रॉम कॉटन वूल सिल्क उसके छोड़ के अब पॉलिस्टर से भी बनेगा। रिगार्डिंग द हर घर तिरंगा कैंपेन, एंड व्हेन वी डिस्कस इन द अगस्त, तो हम लोग हर घर तिरंगा को भी डिस्कस करेंगे। हर घर तिरंगा आज़ादी का अमृत महोत्सव के उस पर किया गया था, 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। दिस इज ऑल, बट जो इसमें बातें करनी है दैट आई वांट टू ऐड हियर, कि ये जो पहले जो राइट था इनके पास, फ्लैग कौन बना सकता है कौन नहीं बना सकता, उस पर बातें कर लेते। एक ऑर्गेनाइजेशन है KKGS, ये मेरे साथ आप लोग लिख लीजिएगा, KKGS, राइट। इसका फुल फॉर्म है कर्नाटक खादी ग्राम, राइट, इज द सोल मैन्युफैक्चर, कर्नाटक खादी ग्राम उद्योग, राइट, एंड इट इज द सोल मैन्युफैक्चरर ऑफ फ्लैग, सोल मैन्युफैक्चरर ऑफ फ्लैग। ये सोल मैन्युफैक्चरर है फ्लैग का। सिस्टर निवेदिता के बारे में देख लिया। यहाँ पर जो फ्लैग बनता है वो 9 साइजेस में बनता है, राइट, 9 साइजेस में बनता है। फर्स्ट साइज है 6x4 इंच और मैक्सिमम साइज है आपको 21x14 फीट से। ये साइज रेशियो हो गया, राइट। और नेशनल फ्लैग का रेशियो 3:2 होता है, आपको ये बात पता ही है, में तो कुछ बहस नहीं है। ये कर्नाटक खादी ग्राम उद्योग याद करिएगा, बस दैट इज सफिशिएंट। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड हियर, कुछ ऐड करते हैं इसमें ट्राई कलर रूल्स के रिगार्डिंग। व्हाट इज दिस ट्राई कलर रूल्स? ट्राई कलर रूल्स बेसिकली इंडिया में ना 3 तरह के ट्राई कलर रूल हैं। एक आया 1950 में। 1950 का जो ट्राई कलर रूल्स है उसे कहते हैं एम्बलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट। जो इंडियन एम्बलम है, नेशनल एम्बलम है, उसको आप प्रॉपर यूज नहीं करते हैं तो 1955 के रिगार्डिंग ये एम्बलम रूल्स, तरह से आप नोट्स में लिख सकते हैं अपने। एक आता है 1971 में इंसल्ट टू नेशनल ऑनर, इंसल्ट टू नेशनल ऑनर। एक आता है आपको DPSP आर्टिकल 51A क्लॉज ए, जिसमें ये बोलता है कि नेशनल फ्लैग का ये रिस्पेक्ट करना है ऑल, राइट। और एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो आपको जन गण मन है, जन गण मन, उसका संस्कृत वर्जन क्या है? जन गण मन का संस्कृत वर्जन क्या है? संस्कृत वर्जन इसका एक्चुअली बहुत ही डिफरेंट है। साधु भाषा, जस्ट अ संस्कृत,
ये चीज इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन आ गई। चलिए नेक्स्ट आते हैं अपने टॉपिक पे वापस। दिस इज रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002। 26 जनवरी 2002 को अडॉप्ट किया गया। नथिंग टू डिस्कस इन दिस। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग, जो अभी वाला है। इतनी इवोल्यूशन हम लोगों ने देखे। एंड साइज लेंथ का रेशियो 3:2 एंड पिंगाली वेंकैया ने डिजाइन किया, राइट। इसमें डिस्कशन का कोई अब पॉइंट बचता नहीं है, बिकॉज वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। केकेजीएस कर्नाटक खादी ग्राम उद्योग, एंड दिस खादी ग्राम उद्योग वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1957। चलिए नेक्स्ट आते हैं स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया। दिस इज द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया। अच्छे से देख लीजिए इसको, स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया। इसके जो पॉइंटर्स है ना वो याद करने वाले हैं कि 4 एशियाटिक लायंस का सिंबल क्या होता है, पावर, करेज, कॉन्फिडेंस एंड प्राइड। बुल का मतलब होता है हार्डवर्क, हॉर्स का मतलब लॉयल्टी, स्पीड एंड एनर्जी। लिया गया है एक नीचे इसमें एक स्लोगन है सत्यमेव जयते, जो कि मुंडको उपनिषद से आया है। ये क्वेश्चन क्लैट नहीं पूछा है। सिंबल इसका बुद्धिस्ट धर्म चक्र, जिसको हम अशोक चक्र बोलते हैं, और ये सारनाथ से लिया गया है, राइट। तो इतना सफिशिएंट है इसमें। आगे बढ़ते हैं एम्बलम में क्या क्या है। अभी ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में मोदी जी ने इनॉग्रेट किया और एम्बलम कंस्ट्रक्शन किया पार्लियामेंट के बिल्डिंग पे, तो ये चीज आ गई। हिस्ट्री बिहाइंड द स्टेट एम्बलम। लायन कैपिटल मौर्यन एम्पायर अशोक 250 बीसी। अशोक ने इसको भाई बनवाया था, वहीं से हम लोगों ने अडॉप्ट किया। धर्म चक्र परिवर्तना, फर्स्ट सरमन आफ्टर एनलाइटमेंट एक्सप्लेनिंग द 4 नोबल ट्रुथ्स, ये उसके बाद स्टार्ट हुआ। नेशनल एम्बलम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लायन कैपिटल अशोका। पिलर एट सारनाथ, नेशनल मोटो रिटन बिलो, दैट इज द सत्यमेव जयते। 5 स्टूडेंट, जिसे ये जो है ना नेशनल, उसको अडॉप्ट करवाने वाले थे नंदलाल बोस। इनके 5 स्टूडेंट्स थे, उसमें थे कृपाल सिंह मित्तल और जगदीश मित्तल। जगदीश मित्तल एंड कृपाल सिंह, ये लोग थे। ये लोग गए थे इनके साथ कि सर हम भी करते हैं। और थे शेखावत, गौरी भजना एंड दीनानाथ भार्गवा। इन लोगों ने मिलकर नेशनल एम्बलम अडॉप्ट करवाया। कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों अडॉप्ट किया, क्योंकि सर करेज है, पावर है, एक फ्री नेशन की एक बेसिकली यही एग्जांपल होनी चाहिए, इसी कारण से इसको अडॉप्ट किया गया, राइट। ये एक पिक विजन है ऊपर आपके में, राइट। इसमें एक कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आप यहाँ पर जस्ट मेंशन कर लीजिए इनके साथ साथ। कि जो इसका हाइट है इज द 6.5 मीटर। इट इज द करंट हाइट 6.5 मीटर। सेकेंड, इट इज द ब्रॉन्ज, जो भी ब्रॉन्ज से बना है। और इसकी वेट कितनी है, वेट इज 9500 kg, राइट। और सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है आपका 6500 kg, जो इसको सपोर्ट कर रहा है। ये बस ऐड करने वाली इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर ऐड कर लीजिए। एंड नथिंग टू ऐड इन, के अलावा ऐड करने वाली कोई चीजें नहीं है। फीचर्स ऑफ नेशनल एम्बलम, एडॉप्टेड वर्जन ऑफ स्टेट एम्बलम है, अ बुल इन द राइट, गैलपिंग हॉर्स ऑन द लेफ्ट, ये सब हम लोगों ने इमेज में देखा। इसके नीचे एक बेल लोटस होता है जिसको हटा दिया गया। मोटो सत्यमेव जयते, देवनागरी स्क्रिप्ट, राइट। और मुंडको उपनिषद, स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया। ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो आप फिगर से टैली कर सकते हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट। इट इज अबाउट द फील्ड्स मेडल। फील्ड्स मेडल क्यों दिया गया है मैथमेटिक्स में और न्यूज में, क्यों, क्योंकि यूक्रेन की एक वुमेन को फील्ड्स मेडल मिला है। चलिए देखते हैं यूक्रेन की कौन सी मेडल, कौन सी वुमेन को मिला है। ये इज अ नोबेल प्राइज इन मैथमेटिक्स बोला जाता है इसको। कैनेडियन मैथमेटिशियन ऑनर, इसको जॉन कार्ल्स फील्ड्स के नाम पे ये मेडल स्टार्ट हुआ। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस क्लैट एलिट दोनों देते हैं। 1936 में स्टार्ट हुआ था, प्रेजेंटेड बाय इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनिट, राइट। इट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय IMU, इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो सब चीजें हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। दिस इज इंपॉर्टेंट। हर 4 साल में एक बार इसको अवार्ड किया जाता है और उन्हीं लोगों को दिया जाता है जिनकी एज 40 साल से नीचे हो। फिजिकल मेडल वेट होता है 14 किलो गोल्ड। देयर इज आल्सो कैश अवार्ड इन कैनेडियन डॉलर्स, 15,000 कैनेडियन डॉलर्स इसमें होते हैं। फील्ड्स मेडल सिंपोजियम इज ऑर्गेनाइज्ड बाय फील्ड्स इंस्टीट्यूट, टोरंटो, कनाडा। ये लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन हैव एडेड, तो जस्ट एक बार देख लीजिए, नथिंग टू ऐड ऑन हियर। 2022 में रशियन इन्वेजन यूक्रेन के वॉर, सेंट पीटर्सबर्ग रशिया वाज मूव्ड ऑनलाइन। देखिए 2022 का ना आपको रशिया में होना था, लेकिन रशिया को ये चीज रास नहीं है। उन्होंने कहा कि अरे ऐसे कैसे काम चलेगा, हमें तो पसंद ही नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और किसको किसको दिया गया, दैट इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पर मेंशन्ड है कि किसको ये नोबेल प्राइज मिला।
फील्ड्स मेडल सिंपोजियम ऑर्गेनाइज्ड बाय द टोरंटो कनाडा एंड 2021 में ह्यूगो डोमिनिल, कैप्टन जॉन हू एंड जेम्स माइनेट, फोर्थ है मरान, ये यूक्रेन की हैं आपकी, दैट्स व्हाई आई हैव एडेड हियर, तो ये इंपॉर्टेंट है। और 2014 में एंड ये विजाओस्का फ्रॉम यूक्रेन इन 2022 इनको ये नोबेल दिया गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई जिस कंट्री के अगेंस्ट लड़ाई हो रही है, रशिया में होना था, उसी अपोजिंग कंट्रीज को दिया गया। चलिए 16th टॉपिक फॉर टुडे इज यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन कल्चरल हेरिटेज साइट, कल्चरल हेरिटेज ऑर्गेनाइजेशन, साइट चलते रहता है। तो ये इंडिया इसका पैनल बना है, तो इसमें यूनेस्को के बारे में भी डिस्कस करेंगे और पैनल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और एक बार आप 28 सितंबर का द हिंदू एनालिसिस जरूर से देखिएगा, पूरा डिटेलिंग आपको मिल जाएगी, राइट, बिकॉज डेली डिटेलिंग ज्यादा होती है। फिर इसमें नोटिस एच एंड एवरीथिंग इज मेंशन। इंडिया पहले से भी यूनेस्को का पैनल रह चुका है 2 बार, 2006 एंड 10 में, 2006 to 10 एंड 2014 to 18, और अब बना है 2022 से 26 तक। और उसी के बाद इन्होंने क्या किया कि 50 हेरिटेज जो टेक्सटाइल हेरिटेज है उसको इंक्लूड कर दिया। अभी कमिटी में 24 मेंबर्स थे जिन्होंने डिसाइड किया कि भाई अब इंडिया होल्ड करेगा, तो इंडिया का 3 बार हो जाएगा। चलिए ये तो था करंट एस्पेक्ट, बट स्टैटिक पोर्शन में क्या है अबाउट द यूनेस्को, फुल फॉर्म कल्चरल साइंटिफिक एजुकेशनल, 193 मेंबर, 11 एसोसिएट्स, पहले 12 थे। और इसका जो पूरा पता है अगर जाने का मन हो, पेरिस फ्रांस, राइट। यूनेस्को वाज फाउंडेड इन 1945 एज अ सक्सेसर ऑफ लीग ऑफ नेशंस ऑफ इंटरनेशनल कमिटी कॉर्पोरेशन और इंटेलेक्चुअल कॉर्पोरेशन। पहले कुछ और था, लीग ऑफ नेशंस के टाइम पे 1945 के बाद यूनेस्को बन गया। हेड है ऑन्द्रे ऑजोले, अटलांटिक चार्टर और केम के बाद ये ओरिजिन में आया था। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई इट वाज फॉर्म्ड। और यूनेस्को ने रिसेंट मेंबर कौन है, पैलेस्टीन। जैसे हम लोगों ने नेटो में रिसेंट मेंबर्स देखा, वैसे ही यूनेस्को में भी रिसेंट मेंबर्स हैं, और ये रिसेंट मेंबर्स कौन है, पैलेस्टीन। और किस चार्टर के थ्रू बना, अटलांटिक चार्टर। और कौन सा डिक्लेरेशन था, केम। इसमें ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन इज मेंशन्ड। और एक बार 28 सितंबर का हिंदू एनालिसिस देख लीजिएगा, ईच एंड एवरी डिटेल इज कवर्ड। चलिए अब आते हैं हमारे आज के लास्ट 2 टॉपिक्स पे, राइट। इसमें बहुत सिंपल इंफॉर्मेशन है, क्यों पढ़ना है बता चुके हैं स्टार्टिंग में, बिकॉज WHO इज इन न्यूज, बिकॉज वेरियस डिजीज आर इन न्यूज। नोट कर लीजिएगा, आशा को WHO के थ्रू अवार्ड मिला, राइट। WHO के थ्रू इनको अवार्ड मिला, जैसे आई हैव एडेड हियर, कि एक पेज पे पूरा लिख लिया वो आ जाता है। WHO के थ्रू अवार्ड मिला। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। WHO का हेडक्वार्टर पता चल गया। WHO आया था 1948 में, राइट। और ये इसके हेड जो है वो है DG, डायरेक्टर जनरल है इसके टेड्रस एडोनम, ये इनके डायरेक्टर जनरल है टेड्रस एडोनम। और वर्ल्ड हेल्थ डे कब होता है WHD, 7 अप्रैल। ये चीज इंपॉर्टेंट हो गई यहाँ पर। वर्ल्ड WHO के 194 मेंबर हैं, 192 प्लस 2, जो 2 है वो है कुक आइलैंड। व्हेन यू रीड द टुडे एनालिसिस ऑफ सैटरडे एनालिसिस ऑफ सितंबर ऑफ अक्टूबर, सॉरी 1 अक्टूबर, उसमें आपको कुक का रेफरेंस मिल जाएगा। और एक न्यू, ये 2 छोटे छोटे हैं, तो इनको भी हम लोगों ने अलग पार्ट करा दिया। अब ये आशा क्या है सर, व्हाट इज दिस आशा ऑल अबाउट। आशा के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, ज्यादा बात करने की उस पर नीड है नहीं। आशा के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आशा के बारे में ऐड कर लीजिएगा। आशा का फुल फॉर्म होता है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एसोसिएशन, 2005-6 में बना था। ये NGO है, इनको कोई सैलरी नहीं मिलती अपने काम करने के लिए। जो छोटे छोटे गांव में ना आशा वर्कर्स ही काम करती हैं, डिलीवरी का काम हो गया, कोई भी डिजीज हो गई, तो इस पे ये लोग काम करते हैं। तो इनको अवार्ड दिया गया है, राइट। इनको छत्तीसगढ़ में मितामी बोला जाता है, छत्तीसगढ़ में मितामी, राइट। तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, आशा अवार्ड्स मिला है तो छत्तीसगढ़ में मितामी बोला जाता है। और इसके साथ एक 3 चीजें आती हैं, आशा, आंगनवाड़ी एंड ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, राइट। तो ये आप ऐड कर लीजिएगा इफ यू वांट टू ऐड, बट इतना सफिशिएंट है आशा के बारे में जानना।
भाषा क्या होता है, छत्तीसगढ़ में मितामी बोला जाता है, 2005-6 में स्टार्ट हुआ, एनजीओ जिनको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को अवार्ड मिला, और ये कंप्लीट WHO। चलिए लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज टूर ऑफ ड्यूटी। टूर ऑफ ड्यूटी ये पूरा फैक्चुअल टॉपिक है। टूर ऑफ ड्यूटी जिसको अब कहते हैं अग्निवीर, राइट। इसमें कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जिस पे आपको फोकस करना है। अग्निवीर में आपको तीनों कमांड्स आ जाएंगे, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, राइट। ये तीनों कमांड्स आ जाएंगे। और ऑल इंडिया ऑल क्लास की बात की गई है इसमें, ये याद रखिएगा। इसमें जो है जो बेसिक पे की बात की गई वो इस तरह से चलेगा, क्योंकि इतना कलेश इसलिए मचा हुआ है कि 4 इयर्स के बाद केवल 25% को ही हम इनटेक रखेंगे, बाकी को हम बाहर कर देंगे, राइट। 4 इयर्स के बाद केवल 25% सोल्जर्स के अंदर रहेंगे, बाकी बाहर। बेसिक पे इनका ऐसे चलेगा, फर्स्ट ईयर 30,000, सेकेंड ईयर 33,000, फोर्थ ईयर 36,500 और लास्ट ईयर जब जब आप बाहर जाएंगे तो 40,000, राइट। और एक सेवा निधि, एक टर्म इन्होंने जोड़ा, सेवा निधि। सेवा निधि में क्या चीज है? सेवा निधि में है इनको एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जाएगा 11.71 लाख। ये जो 11.7 लाख रुपीज है, ये जब बाहर जाएंगे आर्मी से तो ये इतना पैसा लेके जाएंगे, तो यानी 70% इनको इन हैंड मिलेगा। 30,000 का 70% मिलेगा, और सेवा निधि इज 30% ऑफ देयर सैलरी। तो ये पूरा इनका सैलरी का बंटवारा हुआ, और इन्होंने कहा कि मतलब यही सब बातें हुई कि कितना कितना जाएगा। और एक लास्ट इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर टॉपिक में, दैट इज इसमें जो एज ग्रुप है वो रहेगा 7.5 ईयर, यानी 17.5 साल से लेके 23 साल तक के बच्चे इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो दैट्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन। ये टोटल 18 टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किए। तो अपना जरूर रिव्यू दीजिएगा इसमें, यू कैन ऐड योर रिव्यूज and do mention if you want any kind of topic to be discussed, और द हिंदू एनालिसिस फॉलो करिए एंड एपिसोड 2 का वेट करिए, राइट। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।